अभी का जो हमारा डिस्कशन है वो MRD 102 के ब्लॉक 5 से है। ब्लॉक 5 है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंट, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण, इससे संबंधित ये ब्लॉक है। और इस ब्लॉक में आपके लिए 4 यूनिट्स दिए गए हैं। 4 यूनिट्स में पहला यूनिट है ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम्स, और दूसरा उसी में डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम DPAP और DDP। बहुत चर्चाएं आप सुनते होंगे इसकी, हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। यूनिट 2 जो है इंटीग्रेटेड वेस्ट लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, IWDP, इंटीग्रेटेड वेस्ट लैंड, बेकार जो बंजर जो भूमि है उसका विकास कैसे करेंगे, उसके लिए क्या कार्य करेंगे। तीसरा है यूनिट सोशल फॉरेस्ट्री एंड जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सामाजिक वानिकी और संयुक्त वन प्रबंधन, ठीक है। और उसके बाद यूनिट 4 जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट, ये है। तो इसको चलिए हम लोग बातें करते हैं। और पहले ब्लॉक के पहले यूनिट से स्टार्ट करते हैं। ये ब्लॉक 5 है MRD 102 का, जिसमें DPAP और DDP दोनों की बातें करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज समझे कि ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम क्या है और DDP क्या है। अपने यहाँ दो तरह की जो सूखा प्रवण क्षेत्र ड्रॉट प्रोन एरिया, जहाँ पर सुखाड़ बार बार हो जाता है, वो सूखा प्रवण क्षेत्र हो गया। और दूसरा है डेजर्ट डेवलपमेंट, जो मरुभूमि के रूप में पहले से चिन्हित है, उसका क्या प्रोग्राम करेंगे। ये प्रोग्राम पर विशेष रूप से हमको इस यूनिट में कंसंट्रेट करना है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो एक बहुत बड़ा जो टोटल लैंड एरिया है अपने देश का, वो जो है एरिड और सेमी एरिड या ड्राई सब ह्यूमिड कैटेगरीज में सो आइडेंटिफाइड है। इसीलिए जरूरत है, एरिड जब बोलते हैं तो निर्जल एरिया जहाँ पर जल की दिक्कत है, और सेमी एरिड जब बोलते हैं तो मतलब है थोड़ा सा बहुत जल है लेकिन दिक्कत है। और एक ड्राई सब ह्यूमिड, ड्राई भी है और थोड़ा सा ह्यूमिड भी है, तो ऐसी कैटेगरी है हमारे लैंड का। तो एक ड्रॉट के बारे में जब कहें तो ड्रॉट क्या है, सुखाड़ क्या है। एक लंबे समय तक, लॉन्ग पीरियड तक ड्राई वेदर कॉज्ड बाय शॉर्टफॉल in usual rainfall in given time period of more than certain percentage. Usually 50% of sowing season, ये जो है ये यदि हो रहा है तो 50% यदि हुआ तो वो जो है वहाँ ड्रॉट की स्थिति हो गई, उससे भी कम हो गया तो और ड्रॉट की स्थिति हो गई। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि बहुत सारे एरिया में आप जाएंगे तो 1200 से 1400 मिलीमीटर की बारिश जो है एवरेज रेनफॉल साल भर का है। लेकिन आप दिल्ली इस सब में जाएं तो 400-500 जो की बारिश है वो आपको सो एवरेज बारिश है, तो निश्चित तौर से पानी की दिक्कतों का अंदाजा आपको लग सकता है। लेकिन जिस एरिया के लिए जितना एवरेज रेनफॉल है उसमें यदि 50% या उससे भी कम का ये हो जाए, परसेंटेज हो जाए, जो बारिश 50% से भी कम हुई, तो वो जो है ड्रॉट की स्थिति बन जाती है। तो ये आपको समझना चाहिए। और इसके चलते क्या होएगा, इसके चलते जो है प्रॉब्लम क्या होएगा, तो जो हमारा लाइव स्टॉक है, मतलब हमारे साथ जो पशु हैं लाइव स्टॉक, ह्यूमन रिसोर्स जो है वो, ये दोनों के लिए हंगर की स्थिति हो जाएगी, माल न्यूट्रिशन की स्थिति हो जाएगी, और जो क्रॉप्स हैं, जो फसल हैं, उनके उत्पादन में बड़ी कमी आ जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो ड्रॉट के संबंध में आपको बताना थी। लेकिन जो डेजर्ट है वो तो पहले से डिफाइंड है। डेजर्ट क्या है, वहाँ पर मरुभूमि, जैसे राजस्थान की मरुभूमि, सहारा की मरुभूमि, आप लोग नाम सुनते हैं, तो वो पहले से डिफाइंड है कि वहाँ पर जो है बहुत कम बारिश होती है, और वो जो है डेजर्ट मरुस्थल के रूप में पहले से चिन्हित है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एम्स क्या है, ये DPAP और ड्रॉट प्रोन एरिया जो ये जिसको बोलते हैं, ये प्रोग्राम को लेकर के, और डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर के, ये क्या हमारा
स्ट्रैटेजी है, क्या एम्स ऑब्जेक्टिव्स है, हम इसको बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है कि हम डेवलप करना चाहते हैं वेस्ट लैंड को, डिग्रेडेड लैंड्स को, ड्रॉट प्रोन जो एरिया है, डिजर्ट एरिया जो है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, वाटर सेट का डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें हम कैपेबिलिटी ऑफ लैंड, ये जो है साइट को कंडीशंस करके लोकल नीड्स के मुताबिक हम डेवलप करें, तो हमें लगता है कि कुछ समस्या का हम समाधान कर पाएंगे, ठीक है। ये डीपीएपी और डीडीपी का जो ऑब्जेक्टिव्स है हम उस पर बात करें। दूसरा है प्रमोटिंग ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक जो विकास की बातें हैं, और उसको यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर से सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं वो ठीक होते हैं, और ख़ास करके ऐसे जो पुअर और डिसएडवांटेज सेक्शन सोसाइटी के हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा काम। तीसरी बात है कि हम जो है इकोलॉजिकल बैलेंस जो है उसको कायम करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें नेचुरल रिसोर्स को यूज करते हुए लैंड, वाटर और वेजिटेटिव जो कवर है उसको बढ़ाना है। ये भी एक हमारा इस दोनों प्रोग्राम का एक उद्देश्य रहा है। और दूसरा, इसके आगे बढ़ करके कि कम्युनिटी का जो पार्टिसिपेशन है वो कैसे करें। ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हमको सुनिश्चित करना है, जिससे हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो दोनों ही प्रोग्राम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, डीपीएपी और डीडीपी, ये दोनों प्रोग्राम। डीपीएपी लॉन्च किया गया था 1973-74 में, 1973-74 में, क्या करने के लिए, स्पेशल प्रॉब्लम जो इस एरियाज में जो ड्रॉट प्रोन एरिया है वहाँ बार बार जो ये जो प्रॉब्लम हो रहा है, ड्रॉट कंडीशंस हो रहा है, उसका समाधान करना है। और डीपीएपी जो है वो आगे चल करके डीपीएपी और 1973-74 के बाद डीडीपी जो है वो नेशनल कमीशन और एग्रीकल्चर, इनके इंटरिम रिपोर्ट के आधार पर ये 1977-78 में डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर हॉट डेजर्ट्स जैसे राजस्थान, इस सब में जो है हॉट डेजर्ट्स और कोल्ड डेजर्ट एरिया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जो है, ये दो हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट में डाइवर्सिफाई किए गए हैं। तो हमें क्या करना है, वाटर से डेवलपमेंट जो है ये की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो वाटर से डेवलपमेंट के रूप में हम दोनों ही एरियाज के लिए करना चाहते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम वाटर सेट की एक्टिविटी चलाएंगे तो ये सेक्टोरल एक्टिविटी के रूप में चलाएंगे, जो निश्चित तौर से सॉइल का कंजर्वेशन करेगा, मिट्टी का कंजर्वेशन करेगा, और माइनर इरिगेशन, लघु सिंचाई का काम करेगा, ग्राउंड वाटर का जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है उसके लेवल को ठीक करेगा। हम सोशल फॉरेस्ट्री के काम को आगे बढ़ाएंगे, सेरिकल्चर के काम को आगे बढ़ाएंगे, हॉर्टिकल्चर के काम को आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो है ये हमारा बहुत बड़ा काम होगा, और निश्चित तौर से इसके बाद हम वाटर रिसोर्सेज को डेवलप कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही प्रोग्राम के जरिए हम वाटर सेट एक सॉल्यूशन के रूप में पाते हैं, और इस सॉल्यूशन को लेकर के हम करेंगे। तो रिवीजन किया गया कैसे, डीपीएपी और डीडीपी का जो प्रोग्राम है उसको एक फ्रैगमेंटेड मैनर में दोनों अलग अलग होकर के चल रहा था। तो इसको क्या किया गया कि एक रिजिड गाइडलाइंस जो है दोनों डिपार्टमेंट का अपना है, और काम जो है दोनों को वाटर सेट के जरिए करना है। तो क्या किया गया, हाई लेवल एक टेक्निकल कमेटी कंस्टिट्यूट की गई, और इसके चेयरमैनशिप में प्रोफेसर CH हनुमंत राव, जो उस समय मेंबर प्लानिंग कमीशन थे, उन्होंने इसके लिए हाई लेवल एक्टिविटी कमेटी को चेयर किया। और इस कमेटी ने क्या किया, तो प्रोग्राम की स्ट्रैटेजी को डिसाइड किया, ये प्लानिंग कैसे हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, पीपल्स पार्टिसिपेशन कैसे हो रहा है, और ये प्रोग्राम का कंटेंट कैसा है, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, ये इंटीग्रेशन विद रिलेटेड प्रोग्राम्स, रिसर्च एंड ट्रेनिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है, इस सब को री आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक है। और इस तरीके से डीपीएपी एंड डीडीपी जो है उसका रिवीजन हो गया, और सेक्टोरल अप्रोच के अंतर्गत ये जो है इसका काम किया गया। और इसमें एडहॉक प्लानिंग विदाउट इंटीग्रेटिंग द अप्रोचेस टू द लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट, ये जो चल रहा था, ये एडहॉक प्लानिंग जो है ये नहीं, इसको ठीक से प्लान करना है। प्लानिंग
was done without people's involvement. ये भी देखा गया तो पीपल्स के इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाना है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजेंसीज को लेना है, ये सब चीज़ सो इन्होंने सुझाए। और टेक्निकल रिव्यू कमेटी जो है विजिट किया लार्ज नंबर ऑफ एरियाज जहाँ पर ये काम किया गया था, उसकी ग्राउंड रियलिटी को देखा, डिस्कस किया गवर्नमेंट एजेंसी से और बेनिफिशियरी जो कम्युनिटी है उससे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन से, और इस तरीके से सो इस प्रोग्राम को रिवाइज किया गया। ठीक है, अब क्या है इम्प्लीमेंटेशन, जो डीपी एपी या डीडीपी का जो है वो टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ बेनिफिशियरीज ये कैसे होएगा, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, एससी, एसटी और अदर वीकर सेक्शंस का जो होगा डिसीजन मेकिंग में, ये इंश्योर किया जाना, ये विशेष रूप से इन्होंने बताया। पीपल्स ओन वर्क प्लान प्रिपेयर्ड विद द असिस्टेंस ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी टेक्निकल टीम। बहुत तरीके से जो मल्टी डिसिप्लिन में टेक्निकल टीम है वो पीपल्स ओन वर्क प्लान, ये किसी व्यक्ति का यदि अपना वर्क प्लान है तो उसको उसकी फिजिबिलिटी को देखा और उसके बाद जो है इसको आगे बढ़ने के लिए उसने सहायता की। पॉजिटिव रोल ऑफ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, जो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन उस फील्ड में है उनका पॉजिटिव रोल कैसे इंश्योर किया जाए। ट्रांसफर ऑफ प्रोग्राम एसेट्स टू द कम्युनिटी फॉर मेंटेनेंस एंड अदर वर्क, ये जो जब तैयार हो गया तो इस प्रोग्राम के द्वारा तो जो एसेट्स हैं वो कम्युनिटी को कैसे हैंडओवर किया जाए ताकि आगे चल करके ये जो है सो काम मेंटेनेंस का सो होता रहे। ठीक है, और वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह सो दिखे। उसके बाद क्रिएशन ऑफ एक्सक्लूसिव नोडल वाटर सेट डिपार्टमेंट, वाटर सेट डिपार्टमेंट जो है सो एक्सक्लूसिवली इसके लिए किए गए। यूनिफाइड अप्रोच, मतलब सब मिलजुल करके एक अप्रोच, इफेक्टिवली मॉनिटर करना, इवेल्युएट करना प्रोग्राम को, ये चीज़ भी किया गया। और वाटर सेट अप्रोच और उसके स्ट्रैटेजी को ठीक ठाक किया गया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज इन द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और इंटर एरिया एडमिनिस्ट्रेटर्स जो डीपीएपी के लिए थे और डीडीपी के लिए थे, उन्होंने फॉर्मुलेट किया गाइडलाइन फॉर वाटर सेट डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंट किया इस प्रोग्राम को प्रोजेक्ट मोड में। कब से? ये 95-96 से, 1995-96 से। तो ये गाइडलाइंस जो है वे रिवाइज कर दिए गए 2001 में टू डेवलप कंटेम्प्रेरी आउटलुक, ये समकालीन जो परिदृश्य है उसको देखते हुए, और मोर प्रैक्टिकेबल अप्रोच, ऐसे अप्रोच जो ज़्यादा ही प्रयोजनजन्य थे उसको किया गया। इस तरीके से PRI को, रोल ऑफ PRI institutions in water set development programs got specified to a limited extent in the revised guideline 2001 में एक PRI के रोल्स को भी डिफाइन कर दिया गया। ठीक है, आप जानते हैं कि 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है वो क्या किया है, वो बहुत सारे पंचायतों को अधिकार दिया है और उसी के तहत ये हरियाली गाइडलाइंस बनाया गया जिसमें एक्टिव रोल PRIs का दे दिया गया। PRIs जब हम बोलते हैं तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, और वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं आज विलेज लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो काम करते हैं। तो रिवाइज जो हरियाली गाइडलाइंस है ये एप्लीकेबल हो गया DPAP और DDP को ये 1 अप्रैल 2003 से। ठीक है, ये रिवाइज्ड गाइडलाइन जो हरियाली गाइडलाइंस है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो बहुत सारे काम दे दिए गए PRIs को। कवरेज जो है इसके अंतर्गत DPAP और DDP के अंतर्गत क्या हुआ, ये टेक्निकल कमेटी जो है DPAP के लिए has a coverage of 74.6 million hectares spread over 182 blocks in 16 states, namely Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Tamil Nadu, Rajasthan, Uttaranchal, Uttar Pradesh, West Bengal. Our DDP is being implemented in 235 blocks across 7 states. With the treatment coverage of 45.8 million hectares. These include Andhra Pradesh, Gujarat, Haryana, Karnataka, Rajasthan, all hot desert areas. हम हॉट और कोल्ड डिजर्ट एरियाज की चर्चा कर चुके हैं। कोल्ड डिजर्ट में जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, ये कोल्ड डिजर्ट एरियाज हैं। ये हम DDP के लिए बात कर रहे हैं आपसे। अब ये बात बताइए कि ये क्राइटेरिया कैसे आइडेंटिफाई हो। तो ये जो डेजर्ट है
या ड्रॉट प्रोन एरिया है, इसका कैसे हो। तो सबसे सुंदर सा तरीका है, ये एक फार्मूला दिया गया है, मॉइस्चर इंडेक्स क्या है, MI। तो एक फार्मूला आपके लिए बताया गया है कि मॉइस्चर इंडेक्स को आप देख लें कि मॉइस्चर इंडेक्स जो है परसिपिटेशन कितना हुआ है, पानी कितना परसिपिटेट किया है, ठीक है। उसमें से पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन कितना हो गया है, वाष्पीकरण कितना हो गया है, संभावित, ठीक है। उसको आप माइनस कर दें और डिवाइड कर दें पीई से, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन से कर दें, और उसको यदि परसेंटेज में आपको बताना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। इस तरीके से ये फार्मूला आ गया, MI इज इक्वल टू P माइनस PE डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाइड बाय 100। सो MI क्या है, मॉइस्चर इंडेक्स है, P क्या है, परसिपिटेशन है, PE क्या है, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन है। इसके द्वारा मॉइस्चर इंडेक्स को बताया गया कि ये -66.7 यदि ग्रेटर देन दिस है तो ये क्लाइमेटिक जोन बता रहा है एरिड होगा, और यदि इससे नीचे आते हुए -33.3 तक है तो सेमी एरिड हो जाएगा, ठीक है। और 32.3 माइनस से लेकर के 0 तक हो जाएगा तो ड्राई सब ह्यूमिड हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि परमिशेबल प्रोग्राम क्या है। यहाँ यदि इरिगेटेड एरिया 30% से ऊपर है तो यहाँ पर DDP का प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, और 20% से ऊपर है तो DPAP का प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, 1% से ऊपर है तो DPAP का प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मॉइस्चर इंडेक्स यदि हम कैलकुलेट कर लें इस फॉर्मूला से तो वहाँ पर DDP का प्रोग्राम चलेगा या DPAP का प्रोग्राम चलेगा। ये छत्तीसगढ़ का जो बस्तर है, आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम है, अल्मोड़ा, ये पिथौरागढ़, टेहरी गढ़वाल, ये पौड़ी गढ़वाल, उत्तरांचल ऑल्सो फेल अंडर DPAP कवरेज, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम जो है उसके कवरेज में आया। लेकिन ये DDP का कवरेज कहाँ है, ये कोल्ड डेजर्ट एरिया जो हैं हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के, वो जो है DDP के कवरेज में है। तो इस तरीके से मॉइस्चर इंडेक्स आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद एक्टिविटीज अंडर DPAP एंड DDP क्या है। सो लैंड डेवलपमेंट का काम करना है और ये वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट का काम करना है, एफोरेस्टेशन जो है फॉर बायोमास प्रोडक्शन ये काम करना है, और इस तरीके से डेवलपमेंट टू सपोर्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। लाइव स्टॉक जब पॉपुलेशन बोलते हैं तो पशु से संबंधित हमारा लाइव स्टॉक जो हमारे साथ ही चलता है, हमारे जीवन के साथ साथ उनका भी जीवन है, ये हमारा बहुत बड़ा ये एक्टिविटी है DPAP और DDP। वाटरशेड के अप्रोच को अब हम बात करेंगे। तो वाटरशेड अप्रोच के लिए ये जब हम समझ गए कि हमको जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट ड्रेनिंग इनटू कॉमन पॉइंट, ये वाटरशेड से आपका क्या मतलब कि एक ऐसा स्थान जहां जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट आप डेवलप करें जहां पर ड्रेन होकर के बारिश का पानी आ जाए। उसके लिए जो भी आपको बनाना है, डोभा वगैरह आप नाम सुनते होंगे, तो ऐसे जगह पे बनाते हैं जहां वाटर डिपोजिट हो सकेगा। और फर्दर ये वर्षा का पानी जो है वो क्यों वाटरशेड का काम करना चाहिए, तो ये वर्षा का पानी जो इतना अभी मिल रहा है, प्रधानमंत्री अपने मन की बात में भी कहते रहते हैं, ठीक है कि अभी मानसून चल रहा है, आप वर्षा के जल का संरक्षण करें, नहीं तो क्या होगा। आप थोड़ा सा इस पर चिंतन करें, होएगा क्या कि वो जो है वो बारिश की जो बूंदें हैं वो छत पर गिरती हैं, वो नदी नालियों से होते हुए वो छोटी छोटी नदियों तक पहुंच जाती है, ठीक है। नदियों तक पहुंच गई तो आप जानते हैं कि सारी नदियों का अंत कहाँ पर है, सागर में जाकर के है। तो सागर में जाकर के जब अंत हो जाता है तो सागर का पानी तो पीने के लिए नहीं है और इतना नमकीन या खारा होता है जो कृषि के लिए भी आप नहीं उपयोग में ला सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उस जल को अपने सिंचाई के लिए यूज करना है, अपने पेयजल के लिए यूज करना है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए यूज करना है, ये हमारा मूल काम, ठीक है। इसीलिए वर्षा के जल का जो संरक्षण करना चाहिए उसके लिए हमें काम करना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि कोई बड़े बड़े भवन के नक्शे जो है वो इसलिए पास किए जाते हैं कि आपने हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग का इंतजाम बनाया। यदि नहीं किए हैं
तो क्या होगा कि वहां आप पानी तो पीने के लिए यूज करेंगे, साफ सफाई के लिए यूज करेंगे, लेकिन अंडरग्राउंड जो वाटर है वो रिचार्ज नहीं होगा, तो धीरे धीरे वो ग्राउंड वाटर इतना नीचे चला जाएगा कि आपका बोर जो है 400 फीट 500 फीट है, उसके बाद ही फेल्योर हो जाएगा। तो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना है। अभी बारिश का जल है और वो जो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं वो क्या हो जाना चाहिए, उनका जो है सो ऊपर से नीचे में रिचार्ज करने के लिए इंतजाम होना चाहिए। ये इंतजाम जो है इस तरीके से हो जाना चाहिए कि हमें उसको बढ़िया से सो समझ में आए कि वो ग्राउंड वाटर जो है किस तरीके से रिचार्ज होएगा। ठीक है, तो ये एक काम है जो हम लोगों को समझना चाहिए और इसीलिए जरूरी है वाटर सेट को। और ये वाटर सेट जो है हम जब एग्रीकल्चर लैंड में सो डिजाइन करते हैं और विसिनिटी के इर्द गिर्द ही करते हैं, जहाँ विलेज एरिया है उसके इर्द गिर्द करते हैं, तो उसका हम मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हमें वाटर सेट अप्रोच को लेकर के काम करना है। ठीक है, अब इसके लिए जो है पंचायती ये राज जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको सो पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल के अंतर्गत करना चाहिए और इसमें माइक्रो लेवल पर वाटर सेट डेवलप करना, और इसके लिए जो है थीमेटिक मैप जो है हमें कितने कितने कहाँ कहाँ क्या क्या रिसोर्स हैं, लैंड कवर कैसा है, सॉइल कैसा है, लैंड यूज कैसा है, ये सब हमें सैटेलाइट के द्वारा मैपिंग करके मिलता है। आज जो है उसके लिए सो हम रिमोट सेंसिंग का यूज करते हैं। हैदराबाद में हमारी नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी है NRSA, उसको लेकर के हम ये काम करते हैं। वर्क प्लान जो है वो कैसा होना चाहिए हमारा, उस वर्क प्लान का पार्टिसिपेटरी वाटर सेट डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है उसका बेसिक यूनिट्स क्या होना चाहिए, ये हमें देखना है। और हमें जो है इस तरीके से क्या करना चाहिए, ट्रेडिशनल और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए। उसके बाद डुएबल टेक्नोलॉजी को लेना चाहिए। क्रिएशन ऑफ एसेट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमको उसके लिए भी काम करना चाहिए। और पोस्ट ऑपरेशन क्या मेंटेनेंस होएगा, कैसे मेंटेनेंस होगा, ये कैसे होएगा, और इस एसेट्स के बेनिफिशियरीज कौन कौन होंगे, इसको भी हमें समझना चाहिए। तो कुल मिला जुला करके हमें ये देखना है कि हम इंश्योर करें पीपल्स पार्टिसिपेशन और इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को यूज करें जो इजी हो, सिंपल हो और इम्प्लीमेंट करने लायक हो, तो निश्चित तौर से ये बहुत ज़बरदस्त वर्क प्लान कहा जाएगा। अब ये क्राइटेरिया जो सिलेक्शन है वाटर सेट का, वो हमने आपको थोड़ा सा उधर बताया था। द 500 hectares of water set area can be one patch or else can compromise continuous water set of smaller areas। ठीक है, और इस तरीके से वाटर सेट विथ preponderance of community lands, they may however encompass private lands or degraded forest as well to some extent। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, डिग्रेडेड फॉरेस्ट को भी ले लेते हैं और जो है उसको लेकर के हम काम करते हैं। तो निश्चित तौर से हमें क्या करना चाहिए, प्राइवेट लैंड को जनरली इसलिए हम लोग नहीं प्रेफर करते हैं कि ये प्राइवेट लैंड क्या करता है, तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसा यूज होने लगता है। लेकिन कम्युनिटी का यदि लैंड है तो बहुत बढ़िया से हम लोग जो है सब आदमी उसमें अपनी बिलोंगिंगनेस दिखाते हैं। और जहाँ पर पीपल्स पार्टिसिपेशन होगा वहाँ पर क्या होगा, तो प्लानिंग, मेंटेनेंस, इम्प्लीमेंटेशन सारे लेवल में लोगों का पार्टिसिपेशन होएगा, तो लोगों को लगेगा कि नहीं नहीं ये तो हमारी अपनी चीज़ है। ठीक है, इस तरीके से ये हरियाली गाइडलाइन जो 1 अप्रैल 2003 से ये गाइडलाइन इफेक्टिव हुआ, तो निश्चित तौर से PRI जो हैं वाटर सेट डेवलपमेंट से ज़्यादा एम्पावर्ड हो गए और उनको ये काम बहुत बढ़िया से करना पड़ा। तो इस तरीके से डिफरेंट मिनिस्ट्री जो है DPAP, DDP, फिर जो इंटीग्रेटेड वेस्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। तो ये सारे को लेकर के ये प्रोडक्टिविटी, इक्विटी और इन्वायरमेंटल कंसर्न को लेकर के कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का एक मैकेनिज्म डेवलप किया गया और कम्युनिटी एम्पावरमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग का काम जो है होने लगा। और इसके लिए ये हमने जो मेथोडोलॉजी डेवलप किया वो मेथोडोलॉजी काफ़ी वेल डिफाइंड है अब हरियाली गाइडलाइन के अंतर्गत, तो हमें इसके लिए काम करने की जरूरत है। कभी ये लगता है कि वाटर सेट का जो कॉस्ट है प्रोजेक्ट का वो 500 हेक्टेयर्स के लिए 30 लाख एट द रेट ऑफ 6000 पर हेक्टेयर,
इसमें 75-25 का शेयर है सेंट्रल और स्टेट का। जब प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो 80-85% जो इस तरीके से, 5% कॉस्ट जो ट्रेनिंग कम्युनिटी ट्रेनिंग के लिए है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मोबिलाइजेशन के लिए है, और 10% जो है DRDA जो प्राइम एजेंसी के रूप में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है, उसके लिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। तो इस तरीके से ये वाटर से डेवलपमेंट जो कमिटीज है, वाटर से डेवलपमेंट एसोसिएशंस है, वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के रूप में भी काम करते हैं। इस तरीके से आप देखें तो हमारा जो वाटर से डेवलपमेंट है उसके लिए क्या क्या, वाटर से जो डेवलपमेंट के लिए जो टीम है वो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, सॉइल वाटर कंजर्वेशन मतलब जल का संरक्षण और मिट्टी का संरक्षण, हॉर्टिकल्चर, ये सारे काम को मिला जुला करके ये जो टीम है एक काम करती है। और इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन ग्रामीण स्तर पर मतलब विलेज इंस्टीट्यूशन के रूप में, उसके बाद वाटर सेड एसोसिएशन, वाटर सेड कमिटीज है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, यूजर ग्रुप जो उसको यूज करते हैं वो होते हैं। तो कुल मिला जुला करके ये इस तरीके से एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यदि होता है तो वाटर सेड का तो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव यूज हो पाता है। अब एक डिस्कशन है रिव्यू एंड कोऑर्डिनेशन पर। तो आप यहाँ पर 3 टायर सिस्टम को थोड़ा सा दिमाग में रखें। सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये 3 टायर सिस्टम के रूप में काम करता है। और सेंट्रल से जो फंड आता है, स्टेट के जो लोग हैं वो उस फंड को यूज करते हैं। इसमें चेयरमैन, सेक्रेटरी, ऐसा सब आपको बताया गया है, आप इसको पढ़ें, कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DRDA जो है वो काम करती है, और DRDA अब हरियाली गाइडलाइंस के अंतर्गत जब काम करती है तो वो गाइडलाइन ये बताता है कि PRIs को आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करें, क्योंकि ये काम जो है वो अब पार्टिसिपेटरी अप्रोच में होना चाहिए, तभी लोगों की बिलोंगिंगनेस होएगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वाटर सेट का इफेक्टिव यूज कर पाएंगे। उसका जो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन हो गया तो निश्चित तौर से वो रिसोर्स जो है वो चलते रहना चाहिए, उसका मेंटेनेंस होना चाहिए, तो उसकी सस्टेनेबिलिटी जो है वो भी होनी चाहिए। तो इसके लिए कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ किया गया। और ट्रेनिंग की बातें जो है वो उसमें आपको बताएं कि ये इस तरीके से हरियाली एग्रीमेंट अरेंजमेंट के अंतर्गत जो ट्रेनिंग की बातें हैं, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के लोग जो हैं उनको ट्रेनिंग भी दिया जाता है, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपका ही तो मेन इंटरेस्ट है, आपके लिए हम लोग ये काम किए हैं। वैसे आपको ट्रेनिंग पार्ट में बताएं कि इग्नो का एक प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट इन वाटर सेड डेवलपमेंट, डिप्लोमा इन वाटर सेड डेवलपमेंट। डिप्लोमा 1 साल का है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम 6 महीने का है। तो वाटर सेड डेवलपमेंट पर एक स्पेशल प्रोग्राम है जो हमारे स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर है, ये भी जबरदस्त ट्रेनिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। इस तरीके से आप देखेंगे तो जो नोडल एजेंसीज है वो उसके रूप में जो है जो DRDA है वो ओरिएंटेशन और सेंसिटाइजेशन का काम करता है। जो फंक्शनरीज हैं उनको ये बताता है कि आप प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, तो कैसे आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम को अरेंज करना है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। आजकल क्या हो गया कि रिमोट सेंसिंग और GIS टेक्नोलॉजी जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं। हम बताते हैं कि देखिए इस तरीके से देश के इस कोने में कितना सुंदर वाटर सेड डेवलपमेंट का काम किया गया है, आप भी अपने यहाँ ये काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक बहुत अच्छा सा काम हो सकता है। मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन जो है वो सेंट्रल लेवल पर जो जाता है उसके लिए स्टेट लेवल की एजेंसी DRDA के जरिए रिपोर्ट लेती है, इवैल्यूएशन करवाती है और कैसा फंक्शनिंग हो रहा है उसको देखती है। अब यहाँ पर एक डिस्कशन है रोल ऑफ NGOs। तो यहाँ कैसे सेलेक्ट करते हैं? सेलेक्ट इसलिए करना इम्पॉर्टेंट है कि अच्छा NGO यदि हो तो पार्टिसिपेशन का काम ज़्यादा बढ़िया से करता है। तो उसके सिलेक्शन के लिए, NGO के सिलेक्शन के लिए एक मेजर कंसिडरेशन जो है वो 3 पॉइंट्स पर दिया हुआ है। पर्सपेक्टिव्स ऑन वाटर सेड डेवलपमेंट, क्या परिदृश्य है उस NGO के साथ, वो वाटर सेड डेवलपमेंट का कुछ है या नहीं है उसके पास। नेचर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैंडल्ड इन द पास्ट, इस तरीके का प्रोजेक्ट पहले में वो क्या कुछ हैंडल किए हैं, और टेक्निकल एंड मैनेजरियल एबिलिटी जो है उसको भी थोड़ा सा देखा जाता है। तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया उनके लिए। PRIs एंड वाटर सेड का जो प्रोग्राम है ये फर्स्ट ऑप्शन है, सर्विंग एज अ PIA टू PRI। ठीक है, प्रिंसिपल इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी,
PIA। और PRI जब हम बोलते हैं तो आप लोग सब जानते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है एक वर्क प्लान अपने ग्राम सभा में अप्रूव करती है और फिर ये काम जो है सो आगे बढ़ाती है ग्राम पंचायत से लेकर के डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी है वहाँ पर, और ये जो है DRDA जो है स्टेट लेवल से कोऑर्डिनेट करके फंड रिलीज करती है। ठीक है, तो ये एक कुछ डिस्कशन था जो PRIs का, तो वाटर सेफ्टी प्रोग्राम्स में कैसे इंक्लूजन होता है, कैसे वो हरियाली गाइडलाइन के अंतर्गत काम करते हैं। परफॉर्मेंस जो DPAP का रहा है उसके बारे में DPAP 1973-74 में किया गया, जबकि DDP जो है वो 1977-78 में किया गया। तो DPAP जो है वो 972 ब्लॉक्स में 182 डिस्ट्रिक्ट्स में 16 स्टेट्स में, और इसने कवर किया है 7,45,914 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये थोड़ा सा उसका एक परफॉर्मेंस के बारे में बताया गया। DDP का जो प्रोग्राम है ये इम्प्लीमेंट किया गया 235 ब्लॉक में 40 डिस्ट्रिक्ट्स में, कवरिंग जो एरियाज हैं वो 7 स्टेट्स के एरियाज कितना हैं, ये 4,57,949 स्क्वायर किलोमीटर के एरियाज को कवर किया गया। इसमें जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, राजस्थान भी हैं। जैसे आपको DDP के बारे में कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट के बारे में बताया, तो आप निश्चित तौर से तो इसको समझ सकते हैं कि इनके काम कैसे हैं। ऑल्दो ये डेटा जो है सो पहले के हैं, आपको लेटेस्ट डेटा जो कुरुक्षेत्र जैसी मैगजीन है इसमें मिलते रहता है। हम पहले भी कह रहे थे कि ये सब चीज़ें आपको सो एक स्पेशल स्टोर्स करके आते रहता है कुरुक्षेत्र का, कभी वाटरसेट पर रहता है, कभी PRIs पर रहता है, कभी जो है वो लघु उद्योग पर रहता है। तो आपको जब तक आप इस प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो निश्चित तौर से ये सब चीज़ सो करते रहना चाहिए, आपको कंसल्ट करते रहना चाहिए लेटेस्ट डेटा पे। ठीक है, और हमें लगता है कि इस तरीके से जो इसका पहला यूनिट है हम लोगों ने ख़त्म किया। दूसरा यूनिट जो है वो IWDP इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपको थोड़ा सा वेस्टलैंड के बारे में बताएं कि प्रॉब्लम जो है वेस्टलैंड का कैसे होता है। वेस्टलैंड मतलब बंजर भूमि जो है, बेकार भूमि है। वेस्ट मतलब बेकार, लैंड को वो भूमि जिससे हम कृषि उत्पादन नहीं कर पाते हैं, उस पर कुछ और नहीं करते, तो वो क्या है ना, उसको हम लोग धीरे धीरे छोड़ देते हैं। वो ऊसर भूमि गाँव की भाषा में बोलते हैं, जिसमें हम अनाज का उत्पादन नहीं कर पाते। तो इसके डेवलपमेंट को एक ये है कि उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए। ठीक है, एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि हमारे जो कल्टीवेशन के लिए लैंड अवेलेबल है उसका साइज तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन हमारा पॉपुलेशन जो है बार बार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो आपको माल्थुसियन थ्योरी एक बार कभी चर्चा में पता नहीं आपके नॉलेज में होना चाहिए कि जो माल्थस है वो इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने कहा अपनी थ्योरी में कि जो जनसंख्या है गुणोत्तर अनुपात में बढ़ती है, और जो फूड ग्रेन्स की उपलब्धता है, अनाज की उपलब्धता है, वो अंक गणितीय श्रेणी में बढ़ती है। इसको सरल शब्दों में यदि आप समझें तो जनसंख्या जो है गुणोत्तर अनुपात में, मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये 4 स्टेप में 16 हो गया। जबकि फूड ग्रेन्स की जो उपलब्धता है वो 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2, तो मतलब 8 हो। ये 2 2 4 2 6 2 8, और वहां पर कितना हो गया, गुणोत्तर श्रेणी में कितना हो गया, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16। तो इस तरीके से जो है ये जो है गुणोत्तर अनुपात में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ये अंतर काफी कुछ बढ़ता चला जाएगा। तो आप इस तरीके से गणितीय अनुपात ये गुणोत्तर अनुपात में जनसंख्या की बढ़ोतरी और अंक गणितीय अनुपात में अनाज की उपलब्धता, ये माल्थस की थ्योरी है। और ये थ्योरी के मुताबिक आप समझ सकते हैं कि इतनी जो जनसंख्या बढ़ोतरी हो जाएगी तो अंक गणितीय अनुपात में तो उनके लिए भोजन नहीं उपलब्ध हो सकेगा, अनाज नहीं उपलब्ध हो सकेगा। तो माल्थस कहते हैं कि प्रकृति अपने मुताबिक इसका संतुलन करती है। कैसे, तो महामारी आ जाती है, कुछ ऐसे पेंडेमिक जो अभी चल रहा है वैसा हो जाता है। पहले हैजा प्लेग में गांव के गांव, शहर के शहर साफ हो जाते थे।
अब उस सब पर नियंत्रण हो गया तो एक नई बीमारी कोरोना आ गई। ठीक है, अब इस पर अभी तक हमारे पास कोई इलाज नहीं है। अमेरिका जैसे विकसित देश में 100-1.25 लाख 1.5 लाख लोग मर गए हैं। फ्रांस, जापान, पूरा दुनिया का देश सारा सब कुछ तबाह है। अपने यहाँ उस दर से मृत्यु की दर नहीं है, लेकिन लोग तो पीड़ित हो गए हैं। ठीक है, तो ये मार्कस की थ्योरी, जिसमें वो कहते हैं कि अनाज की उपलब्धता बनी रहती है इसलिए कि प्रकृति अपने मुताबिक इसका संतुलन, सो प्राकृतिक आपदाओं के जरिए, कभी भूकंप हो गई, कभी कोई महामारी हो गई, कभी कोई बाढ़ हो गया, तो ऐसे जो लाखों लाखों लोग जो है दुनिया से चले जाते हैं, तो क्या होता है, अनाज की उपलब्धता बनी रहती है। लेकिन ये कह देने भर से नहीं है। जब उन्होंने ये सिद्धांत दिया था, जनसंख्या का सिद्धांत, तो उस समय भी काफी आलोचनाएं हुई थी माल्थस की। तो हम उस आलोचना में नहीं जाना चाहते हैं। हमने आपके थोड़े से संज्ञान में लाने के लिए ये बात कह दिया कि संकट कहाँ हो सकता है। तो हमें क्या करना है, वेस्टलैंड जो है उसको डेवलपमेंट करना है, और उसको डेवलपमेंट करने के लिए हमको इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए। इंटीग्रेटेड शब्द की जब हम चर्चा करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इंटीग्रेशन से क्या मतलब होता है। सो इंटीग्रेटेड अप्रोच में हमको वेस्टलैंड डेवलप करना है और उसके लिए हमें प्रोग्राम चलाना है। तो वेस्टलैंड की डेफिनेशन क्या है, जो जहाँ पर हम अनाज नहीं उपजा पाते, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, और वो वेस्ट हो गया, उसको हम ऐसे ही छोड़ते थे। कभी कभी तो थोड़ा बहुत यदि घास फास हो जाता तो पशुओं के चारे के लिए काम आ जाता, लेकिन इस तरीके से वो उससे बंजर हो जाता है कि वो उसमें भी काम नहीं आता है। तो हमें थोड़ा सा इस पर बात करने की ज़रूरत है। हमको देखना चाहिए कि ये जो नेचुरल रिसोर्स है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसी पर हमारी ह्यूमन की एक्टिविटी बेस्ड है, और ये लैंड जो है हमारे लिए इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है आदमी जो है हमेशा प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट के लिए जो काम करते रहता है, ये क्या किया है, हमारे लैंड एरिया को भी तो बर्बाद किया है। हम विकास के जरिए सो इन सब चीज़ों को विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये जो है इस तरीके से हमें क्या काम करना चाहिए, ये जो है वो हमें बचाना चाहिए, और हम अपने मानवीय भूल के कारण अपने लैंड को खोते जा रहे हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और एक डाटा है, और ये डेटा जो है हमारे पास नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी NRSA जो हैदराबाद का है, वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है उसके अंतर्गत ये काम करता है। तो हमें ये बताता है कि वेस्टलैंड जो हमारे पास है वो 63.85 मिलियन हेक्टेयर्स हैं, जो ऑलमोस्ट 20% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। जियोग्राफिकल एरिया जो है कंट्री की वो तो बढ़ती नहीं है, और पॉपुलेशन तो अपने अनुपात से बढ़ते चला जाता है। तो उसमें से भी यदि 20% बर्बाद हो चुका है, वेस्ट में चला गया है हमारा लैंड, तो हमको क्या करना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। ठीक है ना, उसको कैसे फिर फार्मिंग में हम वापस ले सकते हैं अगेन, इसके लिए काम करना चाहिए। तो ये हमारा मेन डिस्कशन है, और निश्चित तौर से हमें उसके लिए काम करने की जरूरत है, क्योंकि पर कैपिटा जो लैंड रिसोर्स है वो हमारा धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। ठीक है, इसको लेकर के हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत 1985 में नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड बना। ठीक है, और इसको ट्रांसफर कर दिया गया 1992 को इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को, और अप्रैल 99 में ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज एज नोडल एजेंसी ये काम करने लगा, और इस तरीके से इंटीग्रेटेड वेस्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है 1989-90 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो पहले चलता था वो आगे चल करके डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज के अंतर्गत आ गया। अब ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का पार्ट। ठीक है, इंटीग्रेटेड वेस्ट डेवलपमेंट, वेस्ट जो डेवलपमेंट है, वेस्ट लैंड जो हमारे पास है उसका डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस पर हमें थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। हमें क्या करना चाहिए, तो ये वाटरशेड बेसिस पर इसको डेवलप करना चाहिए, सिंचाई की सुविधाएं करनी चाहिए, सॉइल का टेस्टिंग करना चाहिए। एकदम हम कॉमन होकर के बात बता रहे हैं। आज हमारे कृषि वैज्ञानिक जो है सॉइल टेस्ट करके बताते हैं कि यहाँ पर ये अनाज लगाइए, ये बीज लगाइए, ये खाद यूज कीजिए, इस समय सिंचाई कीजिए, तो निश्चित तौर से इस पर फसल बहुत अच्छी होगी। आप जानते हैं कि कहीं की मिट्टी जो है बहुत पंकीली होती है तो वहाँ धान की खेती अच्छी होती है, कहीं की जो मिट्टी है वो थोड़ी सी हल्की होती है तो वहाँ आलू की फसल अच्छी होती है।
तो ये काम जो है सॉइल टेस्ट करके हो सकता है, और आज किसानों को कृषि मंत्रालय के द्वारा सॉइल टेस्ट करके उनको सॉइल कार्ड दिया जा रहा है। हिंदी में उसको मृदा कार्ड बोलते हैं, आप खूब सुनते होंगे, उसकी चर्चाएं होती रहती हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो कुछ भी करना है वो इकोलॉजिकल बैलेंस को हार्नेस करते हुए, कंजर्व करते हुए ये डेवलप करना है नेचुरल रिसोर्सेज को, और इसके लिए लैंड, वाटर और वेजिटेटिव कवर जो है हमें बढ़ाना है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन हमको इनकरेज करना पड़ेगा विलेज कम्युनिटी को। और ये जो है इसके जरिए क्या होएगा विलेज कम्युनिटी के लिए, यदि ये काम हम कर सके, बेस्ट लैंड को डेवलप कर सके, तो निश्चित तौर से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम होएगा, पॉवर्टी एलिवेशन का काम हो जाएगा, कम्युनिटी के एम्पावरमेंट का काम हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एंड अदर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द विलेज एरिया ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें चर्चा में आपके साथ शेयर करना था। तो एक कॉजेज ऑफ डिग्रेडेशन क्या होता है, इसको थोड़ी सी बात करेंगे। तो ये डिग्रेडेशन जो लैंड का हो जाता है, जो वेस्टलैंड में कन्वर्ट हो जाता है, उसके लिए सबसे दिया हुआ है इंक्रीजिंग बायोटिक प्रेशर। बायोटिक प्रेशर हम अपना ही तरफ से इतना ज़्यादा सो नॉन डिग्रेडेबल जो चीज़ें हैं, हाँ, उसको यूज कर, जैसे प्लास्टिक को हम लोग ऐसा प्लास्टिक यूज कर रहे हैं वो लैंड की क्वालिटी को खराब कर रहे हैं। ठीक है, फ्राजील हमारा इकोसिस्टम है। ठीक है, पॉपुलेशन प्रेशर है, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हम कर रहे हैं, जहां तहाँ जाकर के बस जा रहे हैं। अब तो लोग नदी के पेटी में जाकर के बस जा रहे हैं। अब बोलेंगे कि नहीं नहीं ये बाढ़ आई, हमारा पूरा घर दह गया, तो आप लो लैंड एरिया में जाकर के बस जा रहे हैं, तो क्या है, तो लैंड के ऊपर प्रेशर है पॉपुलेशन का। ठीक है, तो उनको कहीं नहीं मिलता तो वो जो है तो नदी के किनारे जाकर के बस जाते हैं। रूरल पॉवर्टी जो है वो भी एक सबसे बड़ी समस्या है। ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, हमारे यहाँ जो परंपरागत संस्थाएं थी वो ब्रेकडाउन हो रही है, जो पहले मैनेज करते थे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज को। लैक ऑफ एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, प्रबंधन की जो प्रैक्टिसेस हैं वो एप्रोप्रिएट नहीं, इसकी कमी हो गई है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इस तरीके से एनआरएसए जो है स्टडी करके सो हम लोगों को देते रहता है कि हमारे पास कितने वेस्टलैंड है। और इन्होंने 2000 में एक डेवलप किया वेस्टलैंड एटलस ऑफ इंडिया, इन्होंने डेवलप किया, जो एक मैप है और उसका स्केल दिया हुआ है 1:50,000 का स्केल दिया हुआ है, क्योंकि पूरे इंडिया को दिखाना है और आपको मैप में दिखाना है तो स्केल तो छोटा करना ही पड़ेगा, अनुपात आप समझ लीजिए 1:50,000। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये एक मिला है वेस्टलैंड एटलस ऑफ इंडिया। ये जो है एनआरएसए हैदराबाद जो स्पेस डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करते हैं उसने हमें दिया है। और इससे हम जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज एस्टिमेट कर सकते हैं किस तरीके के वेस्टलैंड्स हैं अपनी कंट्री में, उसके लिए क्या कुछ ट्रीटमेंट होना चाहिए, उस पर हम काम कर सकते हैं। इसमें प्रोग्राम के कुछ गाइडलाइंस हैं, इसको बताया गया है। ये गाइडलाइंस जो हैं ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो इसके अंतर्गत हमें काम करना है। तो निश्चित तौर से इसमें क्या है ना कि जो टेक्निकल कमेटी है वो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को लेकर के ये काम करते रहते हैं, और इनका जो है रिकमेंडेशन जो है वो इंटर एरिया है। ठीक है, इस डिपार्टमेंट उस डिपार्टमेंट सबको इंटीग्रेट करके दिया हुआ, इसीलिए आपको हम शुरू में ही बोले कि इस प्रोग्राम का इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, IW जो है इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, IWDP। ठीक है, सो ये चीज़ है आपको समझना चाहिए कि ये जो गाइडलाइंस वाटर से डेवलपमेंट के हैं वो 3 एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को एक साथ ला करके DPAP और DDP और IWDP ये परव्यूज है, ये गाइडलाइंस के अंतर्गत आ गया है, ये जो अप्रैल 1995 से है। तब से water set development approach for area development and people's participation in all aspects of the implementation of the area development program of the ministry have become the guiding principle in the administration of these programs। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो है रिवीजन ऑफ गाइडलाइंस के रोल ऑफ PRIs जो है, तो आप जानते हैं PRIs को जब से ये अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद से 72वां 73वां संविधान संशोधन विधेयक है और उसके द्वारा ये
पीआरआई के रोल को निश्चित किया गया है। तो निश्चित तौर से उधर जैसे डीपी, एपी और डीडीपी में हम लोग देख रहे थे, वैसे ही हम लोगों को इसमें भी देखना पड़ेगा और पीआरआई के रोल्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया गया है। इस तरीके से ये जो रिवाइज गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस फॉर हरियाली यहाँ पर दिया हुआ है आपके लिए। तो ये एप्लीकेबल है कॉमनली IWDP मतलब इंटीग्रेटेड वेस्ट लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम DPAP जो है वो, और डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये गाइडलाइंस जो है अब ऑपरेशनल है 1 अप्रैल 2006। इसके कुछ सैलिएंट फीचर्स दिए हुए हैं। ये जो गाइडलाइंस हैं उसके फीचर्स कैसे दिए हुए हैं, जो उसकी विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं हैं, उसको थोड़ा सा बताया गया है। सबसे बड़ी विशेषता है कि गाइडलाइंस आर डिजाइन्ड इन सच ए वे दैट द यूजर कम्युनिटी हैव टू टेक द सेंटर स्टेज। जो उसको यूज करेगा उसको सेंटर स्टेज में प्रमुख केंद्र में रख करके सो ये गाइडलाइंस डिसाइड किया गया है। ठीक है, गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन होगा, उसका इम्प्लीमेंट मैनेजमेंट जो है वो एरिया को डेवलप करने का जो प्रोग्राम है ये सारा सब गवर्नमेंट के पार्ट से होएगा। लेकिन क्या करना है आपको, सो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूजर को सेंटर स्टेज में रखना है। इस तरीके से ये जो है प्राइवेटली ओन्ड लैंड्स को अवॉइड करने की बात कही गई है। ये कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसा ट्रीट होने लगता है। तो हमेशा जो है कॉमन या कम्युनिटी का जो लैंड है उस पर होना चाहिए। और उसमें जो प्रायोरिटी देने की बात है वो वाटरशेड कम्युनिटी जो है वो यदि आप बनाएंगे तो उसमें लैंडलेस पीपल हैं, एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, विलेज आर्टिजन्स हैं, वीकर सेक्शंस लाइक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वोमेन, ये जो है उसको जो है रिप्रेजेंटेशन पूरी तरह से होना चाहिए। और ये रिप्रेजेंटेशन उनके प्लानिंग में होना चाहिए, एक्सक्यूशन में होना चाहिए, और पोस्ट प्रोजेक्ट जो मेंटेनेंस है उसके लिए भी होना चाहिए। ये जो है चीज़ें निश्चित तौर से डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा किया गया है। प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग जो है वो किसको डेलीगेट किया गया है, ये पीआरआईज को दिया गया है। लेकिन वो पीआरआई से उसको कहाँ पर चाहिए, किस तरीके से चाहिए, ये डीआरडीए को दिया गया है। डीआरडीए को जब आ गया ग्राम सभा से, पंचायत में से मिल गया जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो वहाँ से लेकर के सो फिर इसको स्टेट लेवल पर दे दिया जाता है। और फंडिंग सेंट्रल की है, स्टेट का अपना पोर्शन है, ये मिला करके फाइनली इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो पोस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और उसकी सस्टेनेबिलिटी जो है उसके लिए क्या करना है, हमेशा ही पीआरआईज को इन्वॉल्व करना है। ये हमेशा ही ध्यान। अच्छा, यहाँ वाटरशेड क्या है, इसके बारे में क्या कहना है। वाटरशेड क्या, सिंपली वाटरशेड जो है जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट ऑफ लैंड मास है फ्रॉम वेयर रेन वाटर ड्रेन्स थ्रू अ कॉमन ड्रेनेज पॉइंट। पिछले बार भी हम बात कर चुके थे कि वाटरशेड है क्या। वाटरशेड ऐसा है जहाँ से पानी का बहाव बहुत तेज होता है, तो उस पानी को हमें रोकने के लिए तो क्या करना है, डोभा बनाना है। ठीक है, और वो डोभा से पानी को रोक देना है। नहीं रोकेंगे तो सिंचाई के काम के लिए, पेयजल के लिए, या उस कम्युनिटी को और जो पानी की समस्या होती है उसके काम फिर नहीं आ पाएगा। वो बहते हुए नदी नाले से समुद्र तक पहुंच जाएगा, फिर उसका कोई यूज नहीं होएगा। इसीलिए हमेशा ही वर्षा के जल संचयन का बहुत सारा इम्पोर्टेंस है और उसके लिए हमें काम करने की जरूरत है। ये वाटरशेड है। वाटरशेड डेवलपमेंट जो है उसके कंपोनेंट्स क्या कुछ हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, डिमार्केट करना कि वाटरशेड एरिया कहाँ होगा, और ये साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वाटरशेड एरिया बेसिक ऑन प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया आपको दिया गया है उसके मुताबिक होना चाहिए। उसके लिए एक बेंचमार्क सर्वे ऑफ वाटर शेड होना चाहिए। प्री प्रोजेक्ट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या था, और पोस्ट प्रोजेक्ट चालू हो जाने के बाद फिर सामाजिक आर्थिक कंडीशंस वहाँ का क्या होएगा, ये थोड़ा सा एज्यूम करने की जरूरत है, तभी जाकर के सब प्रोजेक्ट को डिसाइड करने की जरूरत है। इससे ये होएगा कि यदि आप सुटेबल टेक्निक और वहाँ के मास को लेकर के आप काम करते हैं तो निश्चित तौर से एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, उनके पैस्चर जो लैंड्स हैं वो लैंड्स की क्वालिटी बढ़ जाएगी और उनको लगेगा कि नहीं ये जो बना वाटरशेड उससे हमारा बहुत ज़बरदस्त काम हुआ। ये प्लानिंग, एक्सक्यूशन और मेंटेनेंस की बातें जो है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक
एंड विलेज लेवल तक की बात की गई है, लेकिन मेन आजकल क्या कर रहे हैं, सब कुछ बना करके दे रहे हैं और PRIs को इन्वॉल्व करके कम्युनिटी जो है उसका इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर हम सुनिश्चित करते हैं। तो निश्चित तरीके से क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमारे पास टेक्निक होनी चाहिए। ये जो पीपल्स जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाएगा, इन्वायरमेंट इम्प्रूव हो जाएगा। इसके लिए क्या करना चाहिए, उनको बताना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए, उनको एडुकेट करना चाहिए और उनको फैमिलियराइज करना। हमें इस तरीके से काम करने की ज़रूरत है और ये जो है वाटर से डेवलपमेंट के लिए हमें आपसे बात करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये कुछ सैलिएंट फीचर्स ऑफ द प्रोग्राम TPAP TDP के जो प्रोग्राम है जो इसमें कवर नहीं किए गए वो इसमें इंटीग्रेटेड वेस्ट लैंड डेवलपमेंट में काम किया जाता है। तो ये प्रोजेक्ट मोड में काम करना है और इसके क्राइटेरिया को बताया गया है कि कैसे वाटर सेट को डेवलप करेंगे, आप कैसे इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है ना, तो ये सिलेक्शन में आपको देखना है कि जो SC ST जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, पुअर सेक्शंस के लोग जो हैं वो उनके इर्द गिर्द में ये प्रोजेक्ट का एरिया होना चाहिए। ये लार्ज पॉपुलेशन जहाँ पर SC ST का होता है, हाँ वो उनको देखते हुए वहाँ पर करना चाहिए। derive the maximum benefit out of the development works, ठीक है ना। इस तरीके से हमें देखना है और सिलेक्शन के लिए ये क्राइटेरिया हमें सोच करके रखना चाहिए। तो मेजर एक्टिविटीज ऑफ वाटर सेट प्रोजेक्ट क्या है, ये आपको समझ में आ गया कि प्री प्रोजेक्ट एक्टिविटीज लाइक बिल्डिंग ऑफ द रिलेवेंट विलेज लेवल ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, कम्युनिटी का मोबिलाइजेशन करना है, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, ट्रेनिंग ऑफ वाटर सेट फंक्शनरीज करना है। ठीक है ना, उसके बाद डेवलपमेंट वर्क फॉर सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन, ये काम करना है, मिट्टी का जो मॉइस्चर है उसकी रक्षा के लिए आपको काम करना है। वाटर रिसोर्स डेवलप करना है और रीजनरेशन ऑफ ग्रीन कवर जो है फिर से रीजनरेट करना है। ठीक है, पोस्ट प्रोजेक्ट एक्टिविटीज लाइक एडॉप्शन ऑफ सुटेबल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज, ये जो है मेंटेनेंस के लिए होना चाहिए और पब्लिक एसेट्स के रूप में इस प्रोजेक्ट को डील करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें एक्टिविटीज के अंतर्गत आप ले सकते हैं। जो फंडिंग पैटर्न्स हैं उसके लिए पहले भी हम लोग बात किए थे कि 6,000 रुपये जो है वो पर हेक्टेयर ये डिसाइड किया गया था जब ये प्रोजेक्ट की बात यहाँ पे लिखी गई है, उस समय की बात है जहाँ पे जो है सेंट्रल का रेशियो जो है वो 5,500 होगा और केवल 500 रुपये पर हेक्टेयर जो है स्टेट गवर्नमेंट को मिलाना पड़ेगा। और इसके खर्चे कैसे होंगे, तो वर्क का कंपोनेंट जो है उसमें 85% खर्चा कर दिया जाएगा, जबकि कम्युनिटी का मोबिलाइजेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए 5% का जो काम हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो हैं इसमें 10% होंगे और इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है जनरली ये DRDA के लेवल पर होता है। तो नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और DRDA लेवल पर ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया गया है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब ये यहाँ पर ये वाटर सेट और विलेज लेवल की बात और डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात, स्टेट लेवल की बात, नेशनल लेवल की बात, DRDA जो है वो विलेज लेवल की बात PRIs के जरिए करती है और फाइनल अप्रूवल जो है ग्राम सभा में हो जाता है। तो निश्चित तौर से ये ग्राम पंचायत जो है ओवरऑल कंट्रोल इसके लिए करती है। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें आपसे शेयर करनी थी। निश्चित तौर से ये जो है कन्वर्जेंस ऑफ द रिलेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज़, क्या कुछ है रिलेटेड जो प्रोग्राम्स जो डेवलपमेंट के होंगे, इसके साथ साथ जो वाटर सेट प्रोजेक्ट चल रहा है तो इसके साथ साथ क्या होगा, तो हमको प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड बढ़ जाएगा, ओवरऑल एवेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट एरिया जो हैं वो बढ़ जाएंगे। ये कन्वर्जेंस ऑफ द रिलेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंतर्गत हमें जो है समझने की जरूरत है। तो साइज ऑफ द प्रॉब्लम, एरिया एंड एक्सटेंट ऑफ कवरेज अंडर द प्रोग्राम ये बताया गया है। NRSA का जो एस्टिमेट है उसके मुताबिक 329 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ टोटल ज्योग्राफीज
total area of the country, that is 63.85 million hectares are wasteland. इसकी बात पहले भी हम लोग कर चुके हैं कि मोर देन 20% जो है वो वेस्टलैंड में है, ठीक है। और ये जब आंकड़ा दिया गया था तो उस समय का ये इतने वेस्टलैंड को है। आजकल हम लोगों ने क्या किया है, वाटर से ट्रीटमेंट के जरिए बहुत सारे वेस्टलैंड को ट्रीट कर दिया है, ठीक है। अब ये इसकी जो मॉनिटरिंग जो है परफॉर्मेंस की, उसको हम लोगों को तो यहाँ पर बताया गया है कि DRDA जो है वो किस तरीके से करती है, और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो है DRDA के जरिए जो कम्युनिटी या यदि किसी NGO को हमने वहाँ पर इन्वॉल्व कर दिया था बनाने के टाइम में, तो उससे हम ये पूछते हैं कि आपने बना करके दिया तो क्या कम्युनिटी का मोबिलाइजेशन हुआ था वहाँ पर, ठीक है। ये DRDA का भी काम है, लेकिन हम इसीलिए कोई NGO को वहाँ पर देते हैं कि वो बढ़िया से रिसोर्स का मोबिलाइजेशन करे, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन करे, लोकल मेड जो चीज़ें हैं उसको ज़्यादा करे और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा काम करे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें मॉनिटरिंग में देखना चाहिए। कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कभी कभी क्या है ना, वाटर से ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं वो हमारे लोकल पीपल के एस्पायरेशंस जो हैं, वहाँ जो जन सामान्य है, स्थानीय जनता है, उसके इच्छाओं के अनुरूप, आकांक्षाओं के अनुरूप वो काम नहीं कर पाता है। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन और ट्रेनिंग एक्टिविटी बहुत बढ़िया से नहीं की जा रही है, ऐसा भी देखा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट लैंड्स वाज टेकन अप एक्सटेंसिवली। प्राइवेट लैंड्स इस सरकारी स्कीम है, तो इसके द्वारा हम अपने प्राइवेट लैंड को किसी न किसी तरीके से डेवलप करा रहे हैं। जो वाटर सेक्टर डेवलपमेंट है वो बढ़िया से नहीं हो, और फिर इंटीग्रेटेड वेस्ट लैंड जो है उसका डेवलपमेंट नहीं हो, ठीक है ना। तो ये भी एक दिक्कत आई। तो कुछ चीज़ें यहाँ पॉइंट वाइज आपके लिए दी हुई हैं, इसको आपको देखना है। अब इम्पैक्ट इवैल्यूएशन की बात, ये जो है सोशल इम्पैक्ट की बात देखना है कि ये इनकम जनरेशन के लिए सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखते हुए कितना ज़बरदस्त काम किया या नहीं किया, ये तो हमें सोचने की ज़रूरत है। और ये है इम्पैक्ट इवैल्यूएशन का कि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड, whether it has been improved or not. Overall economic condition of the project area has improved significantly or not. Impact of drought was of much lower intensity. ये चीज भी थोड़ा सा देखना है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, थोड़ा सा फ्यूचर की स्ट्रैटेजी को भी बात करना है। फ्यूचर की कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो क्या करता, तो वो उसकी प्रोडक्टिविटी तो बहुत ज़बरदस्त होती है, वो हर काम को बिजनेस के तौर तरीके से चलाते हैं। तो निश्चित तौर से उनकी जो CSR है उसके अंतर्गत वो कुछ काम यदि करें तो हमारा ये वेस्टलैंड डेवलपमेंट का काम हो जाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी आज इसके लिए क्या कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। तो उधर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स ये वो सब लगा रहे हैं, और वहाँ पर वो देखते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की इसका बैकवर्ड लिंकेज क्या है, फॉरवर्ड लिंकेज क्या है। बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज हम आपसे बात कर चुके हैं। बैकवर्ड लिंकेज क्या हो सकता है इस प्रोजेक्ट को जिसको हम लेने जा रहे हैं, और फॉरवर्ड लिंकेज मतलब मार्केटिंग ये वो कैसे हो सकता है। बैकवर्ड लिंकेज इसके लिए टेक्निकल सपोर्ट क्या होगा, इसके लिए इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आएंगे, इनके लिए इनपुट कहाँ से आएगा, ये बैकवर्ड लिंकेज को जानना। तो इस तरीके से बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस आपके दिमाग में होने चाहिए। और कुछ कहीं कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, एक्सटर्नल डोनर्स को भी डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल डोनर्स जो हैं वो भी आकर के अपना डोनेशन इस प्रोग्राम के लिए देते हैं। तो इस तरीके से हम जो है वेस्ट लैंड जो था उसको कल्चरेबल वेस्ट में से अब जो है अपग्रेड करके उसको कल्टीवेशन के लायक बना दिए। एक डिस्कशन में बराबर बातें आती हैं कि हम जो है लैंड की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करें, वाटर की अवेलेबिलिटी को कैसे सुनिश्चित करें, और ग्रीन कवर जो है वो कैसे सुनिश्चित करें। बस इसको यदि आप देख लेंगे तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी प्रोग्राम्स पर बात किए हैं, जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस हैं हरियाली के, उसके अंतर्गत सब में PRIs को ज़्यादा
इंटरेस्ट किया गया है। और निश्चित तौर से इसके अतिरिक्त यदि हमें कुछ और इस पर काम करना है तो कॉर्पोरेट सेक्टर, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एक्सटर्नल डोनर्स को कॉम्प्रिहेंसिवली इस डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम लोगों को लेना पड़ेगा। तो निश्चित तौर से वेस्टलैंड जो डेवलपमेंट का काम है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच में हो सकता है। और निश्चित तौर से वेस्टलैंड जो है वो जो है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये इसको यदि हम ट्रीट कर दें तो हमारे इतने बड़े पॉपुलेशन के लिए बहुत बड़ी सहायता होगी। हम वहाँ फिर से अनाज उत्पादन और फॉरेस्ट्री और जो कुछ भी सोशियो इकोनॉमिक जनरेशन के लिए काम करना है वो हम कर सकेंगे। ये बहुत बड़ा ये इंटीग्रेटेड वेस्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम का फायदा है। आगे का डिस्कशन है हमारा ये MRD 102 के ब्लॉक 5 से हमारा डिस्कशन है। और ये डिस्कशन है यूनिट 3 जो तीसरा यूनिट है, सोशल फॉरेस्ट्री एंड जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। आप जान रहे हैं कि सोशल फॉरेस्ट्री जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है आज के ज़माने में। फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस को बहुत सारे लोग समझने लगे हैं। पहले लोग नहीं समझते थे उतना, खूब काटते थे हम लोग जंगल, खूब जो है अपने जलावन की लकड़ी के लिए यूज करते थे उसको, और जो हमारे लिए प्राणवायु देता है, ऑक्सीजन देता है, उसको हम बुरी तरह काटते रहते थे। ठीक है, तो ये एक जबरदस्त चैप्टर है जिसको हमको समझना चाहिए। लेकिन इसको फिर कैसे हम लोग जॉइंटली मैनेज करें, हाँ, इस पर भी बात करना है। इसलिए जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट जो है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये बात है कि हम ये समझें कि ये कैसे हमारा जो फॉरेस्ट है वो हमारे लिए कैसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम देता है। और ये जो जब ये ब्लॉक लिखा गया है उस समय बताया गया कि नियरली 147 मिलियन पीपल लिविंग in about 1,73,000 villages of India inside and along the fringes of forest. फॉरेस्ट के अगल बगल में जीवन जीते हैं, गाँव हैं, और आज तो गाँव की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये हमारे लिए ये फॉरेस्ट जो है कैसे ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम देते हैं। ठीक है, लाइफ सपोर्ट से क्या मतलब है इसको हम लोग बात करते हैं। फिर ये जिस तरीके से हमारा ये पॉपुलेशन इंक्रीज करता चला गया, तो इस इंक्रीजमेंट के साथ क्या हुआ कि हमने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी बढ़ा दिए अपने। ठीक है, और वो जो डेवलपमेंट का जो हमारा प्रोग्राम बढ़ा उसके चलते इसके ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर हमारा इन्वेजिव यूज हुआ, मतलब आक्रामक उपयोग हमने शुरू कर दिया। और ये क्या किया, इसका मूल कारण क्या हो गया कि श्रिंकिंग ऑफ द फॉरेस्ट एरिया जो है, फॉरेस्ट कवर जो है वो श्रिंक करने लगा। और फाइनली क्या है, बहुत प्रेशर फॉरेस्ट के ऊपर आ गया। तो इस तरीके से जो ये रूरल पीपल जो इस जंगल के विसिनिटी में रहते हैं वो वर्स्ट अफेक्टेड। ठीक है, तो ये चीज हमें समझना पड़ेगा कि फॉरेस्ट किस तरीके से हमारे लिए जीवन दान का काम करते हैं। ठीक है, आप समझिए कि हम खाना के बगैर, पानी के बगैर कुछ घंटे, कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन क्या प्राणवायु जो ऑक्सीजन है उसके चलते हम जीवन जी सकते हैं? शायद मिनट के अंदर भी खत्म हो जाए। इसीलिए आज जो है, आज कोरोना के युग में सबसे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट हो गया है कि आपका बॉडी को कितना ऑक्सीजन मिल रहा है, उसके लिए ऑक्सीमीटर दिल्ली सरकार जो है कर रही है। ठीक है, सारे लोगों को दे रही है कि आप ऑक्सीमीटर लगा करके रखिए, आपका ऑक्सीजन का इनफ्लो जो है बॉडी को वो कम नहीं हो। तो ऑक्सीजन कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमारे यहाँ हमने अपने कल्चर के साथ, रिलीजन के साथ इसको जोड़ करके रखा हुआ था। कल्चर और रिलीजन कैसे इम्पोर्टेंट रोल फॉरेस्ट कंजर्वेशन में करते थे, उसका एक आपको साधारण सा उदाहरण दे कि हमारे यहाँ महिलाएं बट सावित्री अभी अप्रैल मई में पूजा हुई। ठीक है, भीषण गर्मी है और बट वृक्ष की पूजा करते हैं। ठीक है, नहीं, वो जो बरगद का पेड़ है धार्मिक कारणों के साथ उसकी पूजा करते हैं, लेकिन वो हमारे लिए प्राणवायु देता है। पीपल का पेड़ आपको जानकर अच्छा लगेगा, आपके नॉलेज में भी होगा
कि पीपल का एक ऐसा पेड़ है जो चौबीसों घंटे हमें केवल ऑक्सीजन देता है। ठीक है, ये बड़ी बात है। बहुत सारे पेड़ हैं जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों देते हैं, रात को दिन को, तो अलग अलग देते हैं। ठीक, तो आप बताइए कि इस पर्यावरण में जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है, इसमें सबको सांस लेने के लिए चाहिए, और वो सांस लेने के लिए जो है केवल आदमी को ही नहीं चाहिए, दूसरे को भी चाहिए। तो ये चीज जो है वो कैसे सुनिश्चित हो पाएगा? तो प्रकृति ने ये संतुलन बनाया हुआ है, और ये संतुलन इतना सुंदर बनाया हुआ है कि किसी को कार्बन डाइऑक्साइड शोषण करना है तो किसी को ऑक्सीजन छोड़ना है, हमको ऑक्सीजन लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है। ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है दूसरे क्रिएचर के लिए, दूसरे जो सृजन है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्या करते हैं, वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो इस तरीके से एक संतुलन बना हुआ है, और हमारे लिए प्राणवायु के रूप में जो ऑक्सीजन है वो उपलब्ध होता है। लेकिन हम निजी कारणों से और विकास के कारणों से पेड़ों को खूब काट रहे हैं, चाहे विकास की परियोजनाएं हो, NHAI का प्रोजेक्ट चल रहा हो, इतना चौड़ीकरण हो सड़कों का, हम खूब पेड़ काट रहे हैं। उस परियोजना के साथ ये बड़ी बात दे दी गई है समाधान के रूप में कि आप जितने पेड़ काटें उसका ये इतना गुना पेड़ आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन वो पेड़ लगा के चल दिए, उस पेड़ की सेवा नहीं होती है। वो पेड़ जो है छोटे छोटे में गाय बकरियां खा गई, और उसके बाद जो है उसको देखने वाला नहीं कोई हुआ, उसकी सिंचाई नहीं हुई, वो पेड़ बड़ा नहीं हो सका। उसका ट्री गार्ड जो है वो हम ही ग्रामीण जो है उठा करके लेकर के चल देते हैं, क्या, छोटे से कॉस्ट की बचत के लिए। तो वो ट्री गार्ड जो है उसको बचा नहीं पाता है, जब वो शैशव अवस्था में होता है। जब बड़ा हो जाता है तो ये पशु इसको नहीं खा सकते हैं, नहीं बर्बाद कर सकते, लेकिन कुछ समय तक, जब तक उसका सो जड़ और तना और या उसके पत्ती जो कुछ भी हैं वो सब जब तक को मजबूत नहीं होते, तब तक जो है ट्री गार्ड की जरूरत होती है। तो ये जरूरी है कि विकास की परियोजनाओं के साथ हम जो है जिस तरीके से ये प्रकृति का विनाश कर रहे हैं, तो वो संकट हमें झेलना पड़ेगा। और ये संकट के लिए सबसे जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। आप देख रहे हैं कि यदि ये 3-4 महीने का लॉकडाउन हुआ तो गंगा का पानी कितना शुद्ध हो गया। ठीक है, आप कानपुर की गंगा जो सबसे प्रदूषित, वो शुद्ध हो चुकी है। पटना की गंगा प्रदूषित, वो शुद्ध हो चुकी है। अब जो है ये व्हेल मछलियां वहां पर खूब दिख रही हैं। ठीक है, क्योंकि स्वच्छता में विचलन हो रहा है, लोगों का आवागमन बहुत कम हो गया है। उसमें जो स्टीमर्स और ये वो चलते थे वो दिक्कत खत्म हो गई है, तो गंगा का पानी बहुत शुद्ध हो गया है। ठीक है, हम जब साहिबगंज वगैरह सेंटर्स में जाते तो उधर कभी गंगा किनारे जाते हैं, काफी शुद्ध पानी दिख रहा है। तो ये इसलिए हुआ कि हमने अपना आवागमन कम किया हुआ है लॉकडाउन के चलते। ये सब आपको संदर्भ थोड़ा सा रखना पड़ेगा। लेकिन फॉरेस्ट जो है किस तरीके से हमारे लिए काम करता है इसको समझना पड़ेगा। हम उसको जलावन की लकड़ी यदि सूख जाए तो ठीक है, क्या करना है, उसको जलावन की लकड़ी के लिए यूज करें या अपने घर के फर्नीचर के लिए यूज करें, ये बातें समझ में आती है। लेकिन एक जिंदा पेड़ को काट करके हम कितना बड़ा नुकसान पर्यावरण का कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं, ये समझने की बात है। ठीक है, सो हम यदि कहते हैं कि जल जंगल जमीन, जहाँ हम लोग संथाल परगना में हैं, तो ट्राइब्स हैं, उनका अस्तित्व ही जल जंगल जमीन के साथ है। तो हमेशा ही प्रकृति के पुजारी रहे हैं। सरहुल का पर्व है, उत्सव के रूप में मनाया जाता है, वहां भी आप देखेंगे कि प्रकृति की पूजा करते हैं। लेकिन उसी में देखेंगे कुछ लोगों को गरीबी के कारण जो है जंगल की लकड़ियों को काट करके और लोकल मार्केट में बेचते हैं। तो हमें थोड़ा सा इसको भी सो देखना पड़ेगा कि हमारा यदि अधिकार है तो हम उसके रक्षक के लिए तो क्या कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, सो इस तरीके से ये जो फॉरेस्ट के मैनेजमेंट की बातें हैं उस पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि कहीं यदि आप पेड़ लगा देते हैं तो मिट्टी का कटाव बहुत रुक जाता है, उसके जड़ के साथ बहुत सारी मिट्टियाँ बंधी रहती हैं। तो सॉइल इरोजन के लिए भी हम लोग काम करते हैं, प्राणवायु के लिए मैंने बता दिया, और प्रकृति में जो संतुलन है उसके लिए हम लोग काम करते हैं, जो हमारे लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता बनी रहे वो करते हैं। क्यों नहीं ये पहाड़ों पर जो है ऊपर जा करके सो ऑक्सीजन मिल पाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। लोग यहाँ से जाते हैं तो अंतरिक्ष में जाते हैं तो ऑक्सीजन ले करके जाते हैं।
अपने यूज के लिए। तो आप समझ लीजिए कि ऑक्सीजन कितना दुर्लभ चीज है, और जिस सहजता से हमें मिल रहा है उस सहजता से हम इसको खो भी रहे हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, उसके लिए भी हमारा ऑक्सीजन जो है वो संकट में होता है। तो कुल मिलाकर के हमें क्या करना है, इस तरीके से परिस्थितियों को समझना है कि नहीं, ये कहीं भी ऐसा संकट नहीं करे जो हमारे अस्तित्व को ही संकट कर दे। ठीक है, तो इन बातों को समझते हुए हम लोग अपना डिस्कशन जो है तो आगे बढ़ाते हैं, और हमें लगता है कि फॉरेस्ट के मैनेजमेंट को थोड़ा सा आसानी से हम लोग समझ पाएंगे। हमारे यहाँ इस यूनिट में हमने इंटरडिपेंडेंट जो कुछ भी बातें हैं उसको चर्चा किया, कैसे वृक्ष जो है जिनको हम लगाते हैं वो हमारे लिए प्राणवायु देते हैं, ठीक है, दूसरे के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है, अन्य जीवों के लिए मिलता है। तो कैसे हम लोग इंटरडिपेंडेंस में हैं ये देख लेंगे, कम्युनिटी कैसे है और फॉरेस्ट रिसोर्सेज कैसे है, इसके सस्टेनेबिलिटी के लिए और इसके कंजर्वेशन के लिए हमें काम करना है। ठीक है, ये कुछ बातें हैं। तो हमें करना है सोशल फॉरेस्ट्री की बात, करना है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात, और विलेज इको डेवलपमेंट की बातें, ये 3 बातें जो करनी है। उसके बाद क्या करना है, हमें कुछ प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट के द्वारा करने हैं, प्रमोशन ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट के मैनेजमेंट में जो पीपल्स पार्टिसिपेशन की बात है वो कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद परफॉर्मेंस जो प्रोग्राम कर रहा है उसको हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। चलिए, हमारे यहाँ करोड़ों जो है जिंदगियां, हजारों लाखों गांव में 1,73,000 गांव, तो जब ये ब्लॉक लिखा गया था 10 साल पहले उस समय की बात है, उस समय इतने लोग जो है वो फ्रिंज जो विलेजेस हैं फॉरेस्ट के, इन एंड अराउंड जो विलेजेस हैं उसमें कभी कभी तो आप देखें कि फॉरेस्ट के बीच में कुछ विलेजेस हैं। तो ये किस तरीके से सुरक्षित रहे इसके लिए हमें काम करना है। ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री का जो कंसेप्ट है वो पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट के जरिए आज नए तरीके से देखने को मिलेगा, इसलिए कि सरकारें यदि पेड़ लगाती है और हम उसको अपने उपयोग के लिए बड़े होने पर काट देते हैं तो ये प्रोग्राम की सफलता ऐसे ही खत्म हो जाती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निश्चित तौर से ज्वाइंटली ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। जो 6th 5-year प्लान है 8085, ये बूस्ट दिया एफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज को विद द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ये सोशल फॉरेस्ट्री इंक्लूडिंग रूरल फ्यूएल वुड प्लांटेशन। रूरल फ्यूएल की भी जरूरत है आज, हालांकि बहुत कम हो गई है। आज अपनी सरकार जो है लगभग सारे लोगों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, जो गरीब लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्यूएल वुड के लिए, हाँ, लकड़ियाँ फ्यूएल के लिए, ईंधन के लिए जो काट करके ले आते थे, तो उनकी आवश्यकता कम हो गई है, और ये उज्ज्वला के माध्यम से उनको ईंधन की उपलब्धता करा दी गई है और स्वच्छ ईंधन उपलब्ध है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ अब ईंधन की ज़रूरतों को इस तरीके से गैस के द्वारा पूरा किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी गैस भराने के लिए उन्हें पैसे नहीं हैं। गैस भराने के लिए पैसे नहीं है तो साथ साथ दिक्कत क्या होती है कि वो जो है फिर पेड़ों को काटते हैं, सूखे पेड़ों को काट करके सूखी लकड़ियों को लेकर के आते हैं, वहाँ तक बातें समझ में आती है। लेकिन इस तरीके से हरे पेड़ों को काट करके जो बेचते हैं वो या अपने यूज के लिए ले आते हैं अपनी गरीबी के कारण, ये बहुत संकट का विषय है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कम्युनिटी जो शेयरिंग की बात है, कम्युनिटी बिलोंगिंगनेस की बात है, ये यदि फॉरेस्ट के साथ हम डेवलप कर दें तो निश्चित तौर से तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट के वेस्ट लैंड हैं, पंचायत के जो लैंड हैं, वहाँ पर ट्री प्लांटेशन का काम, जो एग्रीकल्चरल फील्ड हैं वहाँ पर ट्री प्लांटेशन का काम, रेलवे के अलोंग साइड, आप ट्रैक देख रहे हैं रेलवे का, उसके साइड में जो रेलवे की जमीन है, जब कोई भी जरूरत होगी फिर हम उसको अपने उपयोग लायक बना लेंगे। रोड साइड जो है वो वृक्ष छाया भी देते हैं और वृक्ष ऑक्सीजन भी देते हैं, और वृक्ष जो है रोड साइड की मिट्टियों का कटाव भी रोकते हैं। ये बहुत सारी बातें हैं। रिवर साइड में भी हम लोग कर सकते हैं, कैनाल बैंक्स जो हैं उसके साइड में कर सकते हैं। इस तरीके से हमारी ज़रूरतें जो टिम्बर की, मतलब फर्नीचर के लिए जो है, ट्वेल वुड की, और फोडर जो चारे के लिए है उसकी, ये सबको तो हम लोग डेवलप कर सकते हैं। और
फाइनली इससे जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट एरिया है, जो परंपरागत जो हमारे पास वन के क्षेत्र हैं, उसके ऊपर प्रेशर कम होएगा और हम उसको डैमेज नहीं करेंगे। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जैसे रहे हैं एनआरईपी, आरएल, ईजीपी, बहुत विस्तार से हम लोग नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की बात कर चुके हैं, रूरल लेवल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम की बात कर चुके हैं। इस सब में भी हमको जो है ऐसे प्रोग्राम्स को यदि जोड़ दें तो उनकी ज़रूरतों के मुताबिक कुछ हो पाएगा। ये है अवेयरनेस क्रिएट करना और कैंपेन चला करके कुछ एक्सटेंशन सर्विसेज चलाना, ये बहुत बड़ा काम होगा। ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री की जो एक्टिविटीज है वो 4-5 तरह की यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। एक तो फार्म फॉरेस्ट्री करते हैं, जो फार्म फॉरेस्ट्री का मतलब कि हमने फार्म डेवलप कर लिया और उसमें फॉरेस्ट लगाया और उसके प्रोफेशनल यूज़ के लिए जब वो 10 साल 20 साल में बड़ा हो जाएगा तो बहुत बड़े टिम्बर मर्चेंट के हाथों उसको बेचेंगे, बहुत पैसे आएंगे। ठीक है, तो 10 सालों में हम इन्वेस्टमेंट जो है इस तरीके की करते हैं, तो उसको फार्म फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री, जो एग्रीकल्चर के साथ जो हमारी फॉरेस्ट्री होती है, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, ठीक है, जो कम्युनिटी समुदाय के द्वारा जो फॉरेस्ट्री की जाती है अपने इन एंड अराउंड में, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री है। एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, ये जो विस्तारित कुछ योजनाएं हैं, ये एनएसएस के वॉलंटियर्स लगाए हैं, ये जो है तो एनसीसी के वॉलंटियर्स लगाए हैं, ये हमारे ग्राम समुदाय के द्वारा लगाया गया, ये यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा लगाया गया। तो इस तरीके से फार्म फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री को आपको पढ़ने की जरूरत है, कुछ ऐसा कंसेप्ट नहीं है, आप पढ़ें। ये सोशल फॉरेस्ट्री के जो प्रोग्राम्स हुए, ये फार्म फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री या एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, ये जितने भी प्रोग्राम्स हुए, इस प्रोग्राम का थोड़ा सा असेसमेंट यहाँ पर दिया हुआ है कि जो लैंडलेस पीपल हैं वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है, फॉडर के लिए मतलब चारे के लिए, तो छोटे छोटे जो फॉरेस्ट हैं, हाँ, चारे के लिए उसको काट करके ले आते हैं। अब पीपल का पेड़ है तो बकरियों को खिलाने के लिए ले आए, ये बरगद का पेड़ है, पत्ता है, तो उसको जो काट करके ले आए। तो फ्यूएल वुड, स्मॉल टिम्बर्स के लिए, छोटे छोटे जो टिम्बर्स हैं, फ्रूट्स है उसके लिए, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो हैं वो, ये सब जो है ट्री प्लांटेशन के लिए। सो देखेंगे आप कि इसको लोग प्लांट करते हैं लेकिन इस तरीके से उसको सो दिक्कत में भी लाते हैं, तो हमें प्लान करना पड़ेगा और ये प्लान जो है वो कम्युनिटी के साथ मिल करके करना पड़ेगा, ज्वाइंटली करना पड़ेगा। ठीक है, मैनेजमेंट के फ्रंट पर हमारा मेन जो ड्रॉबैक है वो किस चीज़ पर होना चाहिए, इम्पैसिस जिस चीज़ पर होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ये सिल्वी कल्चर है। ठीक है, लैक ऑफ रिक्वायर्ड एक्सटेंशन वर्क, बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन वर्क हम नहीं करते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ये हम सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हमें क्या करना है, ये सिल्वी कल्चर के मतलब आपको समझा दें थोड़ा सा, जंगल का जो विज्ञान है, फॉरेस्ट का जो साइंस है, उसको हम सिल्वी कल्चर बोलते हैं। तो ये जो है इसको यदि आपको डेवलप करना है तो पंचायती राज पीआरआईज जो हैं उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, पीपल का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर के ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बातें समझ में आती है। 1988 में मिड टर्म एक रिव्यू किया गया सोशल फॉरेस्ट्री जो है उसका, तो ये जो है सोशल फॉरेस्ट्री ये बता रहा है कि लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज इन प्रोजेक्ट डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन और ओवर रिलायंस ऑन इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करना, विश्वास करना, ये जो है इस तरीके से मेन कॉजेज रहा जो ये प्रोग्राम शॉर्टफॉल हुआ और ये प्रोजेक्ट जो है शॉर्टफॉल। तो इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, ये सोशल फॉरेस्ट्री के प्रोग्राम्स को अब रिव्यू जब हमने कर लिया है, एसेस कर लिया है, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इस से जो हमें पाठ मिला है, कुछ लेसन्स जो मिले हैं, उसको हमको ठीक करने की जरूरत है। तो निश्चित तौर से सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम जो है एम्फेसिस ऑन प्लांटिंग ट्रीज है विदाउट एप्रिशिएटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द कम्युनिटी इम्पैक्टेड इट्स सस्टेनेबिलिटी निगेटिवली। इसकी जो सस्टेनेबिलिटी है उसके निगेटिव पार्ट को बगैर देखे हुए हमने सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम को किया है, सो ये ज़्यादा सफल नहीं रहा। तो अब हमको क्या करना है, ये जो आज तक हम सोचते रहे कि जो डिग्रेडेड लैंड है, जो जिस जमीन का अवमूल्यन हो गया है, कल हम लोग बात कर रहे थे इस पर, डिग्रेडेड सॉइल्स जो हैं, वेस्ट लैंड जो हैं,
उसी पर हम जो फॉरेस्ट्री करते हैं इस कंसेप्ट को थोड़ा सा तो चेंज करना पड़ेगा। और ये जो है एक अच्छे लैंड पर भी हम फॉरेस्ट्री करें, एक लंबा गेस्टेशन पीरियड को देकर। गेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है जो हमने बताया कि एक पेड़ लगाए तो 10 साल के बाद वो जो है आपको बेचने के लायक मजबूत दिखेगा, जिसको कोई खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इस चीज़ को तो हमको करना पड़ेगा और फार्म जो फॉरेस्ट्री है उसको बढ़ाना पड़ेगा। ये जो प्राइवेट इंटरप्राइजेज हैं ट्री प्लांटेशन में वो जो है उनको भी सो इन्वॉल्व करते हुए और डिफरेंट फॉरेस्ट जो हैं इस तरीके से भी आप ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। सोशल फॉरेस्ट्री जो है आज वो स्टेट गवर्नमेंट कंटिन्यू कर रही है, इसको एक्सटेंशन वर्क के रूप में कर रही है, अवेयरनेस कैंपेन के चलते कर रही है। एफॉरेस्टेशन ऑफ नॉन फॉरेस्ट लैंड, ये जो नॉन फॉरेस्ट लैंड जो है उस पर जो है सघन मानकीकरण करना पड़ेगा। अर्बन फॉरेस्ट्री को भी थोड़ा सा बूस्ट करना पड़ेगा, कुछ उससे रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उसको भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन इन सोशल फॉरेस्ट्री इज परसूड थ्रू गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द प्रिजर्वेशन ऑफ सैक्रेड ग्रोव्स। जो सैक्रेड ग्रोव्स हैं, जो जिसको पवित्र वृक्ष बोलते हैं, उसको जो है उसको यदि आप लगाएंगे तो उसको जल्दी से नहीं काटते हैं। हम लोग के यहाँ एक मान्यता है कि नहीं नहीं, पीपल का बरगद का पेड़ यदि लगा हुआ आपको दिखता है तो आपको कहीं इस तरीके से काटना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त ऑक्सीजन देते हैं और इसको जो है लोग धार्मिक कारणों से पूजा भी करते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये पवित्र चीज़ों से जोड़ करके भी यदि प्लांटेशन करते हैं तो इसको जल्दी से लोग नहीं करेंगे डिस्टर्ब। ठीक है, इसको जल्दी से नहीं काटेंगे। तो सोशल फॉरेस्ट्री अब जो है बाय लॉज क्या है पंचायत के सब्जेक्ट में ला दिया गया है, तो अब थोड़ा सा आसान हो गया है कि अब जल्दी से लोग फॉरेस्ट को डिस्टर्ब नहीं करते। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इसका कंसेप्ट क्या है? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जो वन के संसाधन हैं, ये क्या है? मोर देन ए सेंचुरी ऑफ इट्स ओवर एक्सप्लॉयटेशन, शताब्दियों से हम क्या कर रहे हैं, इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये क्यों? इंक्रीजिंग ह्यूमन एंड लाइव स्टॉक प्रेशर, आदमी का जो अपनी जो आदमी की ज़िंदगी है वो, और जो हमारे पास लाइव स्टॉक है पशुधन जो है, उसके साथ साथ जो है सो हम हमारी ज़रूरतें बढ़ती चली गई और हमने किसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया? फॉरेस्ट का ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अभी जो है हमें अपने टिम्बर की ज़रूरतों के लिए फॉरेस्टिंग करनी पड़ेगी और जो प्रोडक्ट फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट हैं उसके द्वारा हम अपने टिम्बर की ज़रूरतों को पूरा कर लेंगे और मिट्टी के कटाव को भी जहाँ हम लगाते हैं, हम पहले ही कुछ कह चुके हैं, पानी के बहाव को भी हम रोकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसके चलते कर सकते हैं। सो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है वो डिग्रेडेड गवर्नमेंट फॉरेस्ट इन द विसिनिटी ऑफ विलेजेस आर बीइंग रिवाइटलाइज्ड बाय द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड विलेजेस। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है? जो डिग्रेड हो रहा है फॉरेस्ट, ठीक है, जो हम लोग काट पीट करके बराबर कर रहे हैं, जो हमारे गांव के अगल बगल में है उसको छोटा करते जा रहे हैं, तो हमको जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के जरिए क्या करना पड़ेगा? इसको रिवाइटलाइज करना पड़ेगा, पुनः उसमें तो जान भरना पड़ेगा बाय द कलेक्टिंग एफर्ट, सामूहिक प्रयास के द्वारा, जो गवर्नमेंट के द्वारा होगा, विलेजर्स के द्वारा होगा। 1988 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस किया न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी और ये जो है मूलतः इसके द्वारा जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट के एम्स थे उसको शिफ्ट किया गया कॉमर्शियल टू इंडस्ट्रियल फोकस। इसको कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल फोकस के लिए जो है इसको शिफ्ट किया गया। क्या इसमें स्ट्रेस दिया गया? इन्वायरमेंटल फंक्शंस को दिया गया और मीट द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट। दो चीज़ें, एक तो इन्वायरमेंटल फंक्शंस को इसमें लाया गया और दूसरा ये देखा गया कि जो लोग फॉरेस्ट की ज़रूरत महसूस करते हैं उनकी ज़रूरतों को कैसे पूरा किया जाए। तो फॉर द फर्स्ट टाइम द राइट ऑफ पीपल लिविंग इन एंड अराउंड द फॉरेस्ट वेयर रिकॉग्नाइज्ड। 1988 में जो हम बात कर रहे हैं कि जंगल के करीब जो लोग रह रहे हैं उनके जो
डिमांड है उसको रिकॉग्नाइज किया गया एज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। वन के प्रबंधन के लिए उनकी बातों को रिकॉग्नाइज किया गया और चेंज कर दिया गया। फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है उसके लिए जो नियम कानून है उसमें कर दिया गया। ठीक है, डिजाइन कैसे है इस प्रोग्राम का? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एम्पावर्स द कम्युनिटी टू एक्सेस, प्लान एंड मैनेज द फॉरेस्ट। वो प्लान भी बनाते हैं और मैनेजमेंट भी करते हैं। ठीक है, ये इसलिए करते हैं कि वो उनके मेन लाइफ सपोर्ट सिस्टम से जुड़ा हुआ है। सो हमें क्या करना पड़ेगा? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए विलेजर्स आर ऑर्गेनाइज्ड for JFMCs, Joint Forest Management Committees for this purpose। इसमें क्या किया गया? वन संरक्षा समिति बनाई जाती है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी बनाई जाती है, विलेज फॉरेस्ट कमेटी बनाई जाती है। ये कमेटी सब क्या कर रही है? अब जो है स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिल करके टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट जो है वो उसके साथ होती है। ठीक है, तकनीकी सहयोग भी मिलता है और फॉरेस्ट के लोगों को प्रशासनिक सहयोग भी मिलता है। पहले जो लोग रात के अंधेरे में बड़े बड़े पेड़ों को कटवा देते थे और चले जाते थे लाद करके, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुछ पैसे ले करके जो है उनको बेच देता था। ठीक है, धीरे से वो रात को निकल गए और टिम्बर मर्चेंट उसको लेकर के अपने आरा मिल में, अपनी मशीन में उसको औने पौने दाम में चीज चार करके पटरा बना लिए और फिर सामान बना करके बेचे। ये चीज़ें कम हो गया। आरा मशीन के जो लाइसेंस मिलता था, अब लोग उतने इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि फॉरेस्ट के लॉज अब 1988 के बाद बहुत टाइट हो गए हैं। ठीक है, कुल मिला जुला करके जो है ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का कंसेप्ट जो है बहुत ज़बरदस्त आया और जनरल बॉडी जो है 75 से 150 मेंबर्स तक, जिसमें 50% वोमेन होना चाहिए, ये इलेक्ट करते हैं JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की एग्जीक्यूटिव कमेटी। और इसमें जो है ये कहा जाता है कि ये जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें 33% ऑफ सीट्स इन द JFM एग्जीक्यूटिव कमेटी टू बी फिल्ड बाय द वोमेन। तो महिलाओं को ज़्यादा जोड़ा गया और रिजर्व कर दिया गया कि एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होगी वो 33% होगा। जब कभी भी आप JFM की मीटिंग करेंगे, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग करेंगे, तो जो 33% में जितनी महिलाएं वहां पर इलेक्ट हैं उसमें से 50% जो है वोमेन मेंबर्स जो है वो कम से कम उपस्थित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली उनको तो कमेटी में ला दिया और उनकी अनुपस्थिति में सब कुछ पास कर दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एक MOU जो है JFMC जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच में उनके ड्यूटीज क्या होंगे, उनके फंक्शंस क्या होंगे, उनके इंटाइटलमेंट क्या होंगे, ये जो है तो तय कर लिया गया है MOU के द्वारा। अब जो है इस तरीके से जो लोग कभी इंक्रोच करते थे जंगलों को, उसको चारे के लिए यूज करते थे, चोरी कर लेते थे, उसमें आग लगा देते थे, ये सब चीजें अब खत्म हो गई और इसके लिए जो प्लान बनता है वो JFMC के द्वारा इसको माइक्रो प्लान्स करते हैं। Micro plans are designed to ensure protection of forest and the same time they aim at restoring their productive capacity as quickly as possible। ठीक है, ये माइक्रो प्लान्स जो हैं ये प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट ये डिज़ाइन किए जाते हैं और साथ साथ ये एम किए जाते हैं कि ये जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसको कैसे जल्दी से जल्दी इसको पुनः स्थापित किया जाए। इसके लिए एक इंसेंटिव जो है फॉर मैनेजिंग अ पर्टिकुलर फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए JFMC को जो है उसके प्रोड्यूस जो वहाँ उस एरिया में अवेलेबल हो रहे हैं उसका इंसेंटिव दिया जाता है। आपको बड़ा अच्छा एक उदाहरण बताएं, जो हमारे जो वन के जो औषधि हैं, वन औषधि, उसके लिए छत्तीसगढ़ में हमने देखा, पूरा तो हम लोग टूर ट्रैवल में जहाँ तहाँ सेंटर्स में जाते रहते, तो बाय रोड्स जो जाते थे तो देखते थे बहुत सुंदर। रमन सिंह की सरकार उस समय थी और वो क्या करते थे, खुद आयुर्वेद के डॉक्टर रमन सिंह डॉक्टर हैं, तो उन्होंने क्या किया, और छत्तीसगढ़ में वन का कवर भी बहुत बढ़िया है, अपने झारखंड जैसा ही कवर है, तो वो कवर के चलते क्या करते थे वो आयुर्वेद की जो औषधियाँ जिनसे बनती है तो उसके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो औषधि ग्राम विकसित करके वहाँ के उत्पाद को
सो कलेक्ट किया जाता है। और कलेक्ट करने के बाद जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, डाबर, झंडू, और जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने संजीवनी करके स्थापित किया हुआ है औषधि का विकास के लिए, और इनका बिक्री का बहुत सुंदर आउटलेट पूरे छत्तीसगढ़ में, और लोग यूज भी करते हैं आयुर्वेद की दवाओं को। ठीक है। सो इन दवाओं के लिए उनसे खरीदा जाता है वन औषधि। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे चोरी करके ले जाएगा। ग्राम रक्षा समिति है जो इसकी रक्षा करती है, और वो नियत उत्पाद जो है नियत दाम में उनसे खरीदा जाता है, तो उनका इनकम जनरेशन हो रहा है। लोगों में आयुर्वेद के प्रति बहुत निष्ठा, वहां आप देखेंगे बहुत लोग यूज भी करते हैं। ठीक है। उनके प्रोडक्ट जो है रॉ तो आप यूज नहीं कर सकते हैं। आप जानते हैं, अब गिलोय है, तो गिलोय का यदि आपको मिल जा रहा है, टैबलेट मिल जाए तो बड़ी आसानी से खा ले रहे हैं। लेकिन वो गिलोय जो है, जो पेड़ के ऊपर है, नीम के पेड़ के ऊपर या आम के पेड़ के ऊपर है, बहुत सस्ता से आप देखेंगे, लेकिन वो जो है तो इस तरीके का तो आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो टैबलेट के फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में है, तो आप बहुत बढ़िया से यूज कर लेते हैं। तो वहां सरकार ने संजीवनी जो इंस्टीट्यूशन बनाया है आयुर्वेद के लिए, उसके बहुत सारे स्टॉल्स पर ये कलेक्ट होते हैं, और उसके बाद उनकी प्रोसेसिंग होती है, और उनके आउटलेट्स हैं। बहुत अच्छा सेटअप हमने देखा, अपने झारखंड में इसकी जरूरत है। ठीक है। तो ये कुछ जो वहाँ फॉरेस्ट के प्रोडक्ट हैं उसके बारे में मैंने अपने अनुभव आपसे शेयर। ये इसके जो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी है उसके चेयरपर्सन जेएफएमसी, और फॉरेस्टर जो होते हैं वो सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये एग्जीक्यूटिव कमेटी के बारे में मैंने बताया। 72वें 73वें संविधान संशोधन, ये 92 से तो 73वां संविधान संशोधन हो गया पीआरआईज के लिए, और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करते हुए ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ने 1996 में इंस्टीट्यूट किया। सो पीआरआई जो है एज पर एक्ट, तो सोशल फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फ्यूएल एंड फोडर्स, ये कुछ चीज़ें जो हैं उसके ऊपर अब उनका नियंत्रण, उनका अधिकार, और ये जो है वो अब इम्पावर्ड हैं उसको मैनेज करने के। ठीक है। सो उन्हीं के ये जेएफएमसी के तहत अब इसका डिस्पोजल हो सकता है। इसके बाद भी हमने कुछ अलग से एफर्ट्स आपको बताया। माइनस जो फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस है, एमएफपी आपके ब्लॉक में दिया हुआ है। ये जो है कि क्या करता है एमएफपी, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है माइनर, उसकी बात मैंने मैनेजमेंट की बात बताई। जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको किस तरीके से सेल करना चाहिए, कैसे उसका शेयर जो है मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा इंक्लूडिंग द जेएफएम कमिटी, ये कैसे होएगा, इसको भी पंचायत और स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को तय करना है। तो पहले जैसी स्थिति नहीं है अब कि वो जो है किसी तरीके से फॉरेस्ट को आप मिसयूज करें। सो एंटी एफपी जो है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है उसका कलेक्शन करना, उसका स्टोरेज करना, उसकी मार्केटिंग करना, हमने एक उदाहरण छत्तीसगढ़ से आपको बताया, तो हमें लगता है कि आपको बातें समझ में आ रही हो। उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। A participatory management of the forest enables the community to understand the capability of the forest in catering to their need, and thus prompts them to have a realistic रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान। एक वास्तविक जो है संसाधन का प्रबंधन, उसके लिए ये योजना जो है ये बहुत आसानी से अब किया जा सकता है। ये इम्पैक्ट अब देखने को मिला। क्यों इम्पैक्ट हुआ? क्योंकि कम्युनिटी को हमने उसमें इन्वॉल्व कर दिया। अब जो फॉरेस्ट के ऑफिसर्स हैं वो यदि उसका मिसयूज कर रहे थे तो उस पर भी अब जो है फैंसी नजर रखती है, वो भी अब ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है। आप देखते होंगे कि वन रक्षी दल है, वन संरक्षक हैं, उसका मुख्य वन संरक्षक हैं, वो पूरे स्टेट में प्रधान वन संरक्षक हैं, सब हैं, लेकिन सब इधर पोस्टिंग यदि मिली तो वो क्या करते हैं, उसका मिसयूज करते थे। आज एएफएमसी के द्वारा इस चीज़ को हम रोक पाए हैं। ठीक है। सो ये जो प्रोडक्ट हैं उसको होल हार्टेड कॉपरेशन यदि इवॉल्व हो जाए जेएफएमसी के द्वारा, तो कोई भी इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हमारा फॉरेस्ट कवर जो है सो बढ़ता चला जाएगा। पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी इन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता जो है उसके लिए सो कैसे कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो सकता है। विलेज में इको डेवलपमेंट की बातें होगी,
पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसको हम विकसित कर सकते हैं और इसको हम कहेंगे कि ये हमारा प्रोटेक्टेड एरिया है, ये किसी भी हाल में जो है उस प्रोटेक्शन से बाहर नहीं है, आप लोग जो है इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो इसके लिए कंसेप्ट और डिज़ाइन की बात की गई है, लाइवलीहुड की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी उससे अवेल कराया जा रहा है और नेचुरल जो चीज़ें वनौषधि के रूप में हमें मिल रही है तो उसको भी हम यूज कर रहे हैं। विलेज इको डेवलपमेंट एज ए गवर्नमेंट प्रोग्राम, अब क्या हो गया, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये चल रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर की योजनाएं आप देखते हैं, पार्क मैनेजमेंट बेस्ड जो है पार्टिसिपेटरी विलेज इको डेवलपमेंट हमको करना पड़ेगा और इसके लिए क्या होएगा कि हमें जो है सो इको डेवलपमेंट के कंसेप्ट को लोगों से शेयर करना पड़ेगा। जैसे हम पार्क बनाते हैं तो पार्क में हम कुछ ऐसे पेड़ पौधे ही लगाएं, उसका तो संरक्षण हम लोग करते ही है ना, और वो विलेज कम्युनिटी के द्वारा होता है। यदि पार्क के रूप में इस तरीके से हम फॉरेस्ट्री करें तो ये उसको बड़ा आसानी से संरक्षण हो पाएगा। अब क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिस्क्राइब्ड द विलेज इको डेवलपमेंट एक्टिविटीज बी टेकन अप एज अ रेगुलर मैनेजमेंट प्रोग्राम, मैनेजमेंट एक्टिविटी। वाइल्ड लाइफ पार्क मैनेजमेंट जो है ये स्कीम अब क्या है सेंट्रल के सपोर्ट से चलता है, सो वहाँ भी बड़े बड़े आप फॉरेस्ट का मैनेजमेंट देखेंगे इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है अपने इस यूनिट को, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है इस यूनिट को बहुत बढ़िया से डिस्कस कर पाए। अब आगे जो है एक लास्ट यूनिट है और ये MRD 102 का जो 5वां ब्लॉक है हमारे पास, उस 5वें ब्लॉक का ये लास्ट यूनिट 4 है। ये लास्ट यूनिट को हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। बहुत सब आप यंग जनरेशन के लोग हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रूरल डेवलपमेंट में कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं इस चीज़ को समझना है। हम थोड़ा सा साइंस को अलग से बताते हैं, टेक्नोलॉजी को अलग से बताते हैं, तो हमें लगता है कि आपको दोनों चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, तो जो हमारा डिस्कशन होएगा वो ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, साइंस विज्ञान क्या है, एक विशिष्ट ज्ञान है और विशिष्ट ज्ञान जिस एरिया के लिए आप काम करना चाहते हैं उस एरिया में आप विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो वैसे स्पेसिफिक लोगों से आप ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये ज्ञान जो है वो साइंटिस्ट जो उस एरिया में काम कर रहे हैं उनसे मिल सकता है, बुक्स जिस अवेलेबल है उसमें आप जा करके गोता लगाते हैं उस ज्ञान को अर्जित करने के लिए। ठीक है, ये ज्ञान जो है वो विज्ञान के रूप में परिवर्तित होता है। आपका ज्ञान यदि कहीं गड़बड़ सड़बड़ है तो उसको विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करें विज्ञान के जरिए, वैज्ञानिक तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से, तो निश्चित तौर से आपका ज्ञान जो है विज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। ये कुछ बात। टेक्नोलॉजी की बातें, जो तकनीक है वो तकनीक कैसे कैसे जो बदलती है उसका तो सबसे बढ़िया उदाहरण आप हैं। जो कल तक हम बेसिक फ़ोन जो है उसके लिए तरसते थे, बेसिक फ़ोन पर लाइंस कनेक्ट नहीं होते थे, STD IST कॉल्स नहीं कनेक्ट होते थे। आज टेलीकॉम सेक्टर में ऐसा परिवर्तन है कि हर एक के पास पॉकेट में ये जियो का नंबर है, तो ये एयरटेल है, तो ये आइडिया है, तो ये वोडाफोन है। ये इस तरीके से हम लोगों ने 2-4 नंबर्स रखना शुरू कर दिया और हमारे पॉकेट में है और वो मोबाइल टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। वो आपका जो GSM नेटवर्क है, 4G है, 3G नेटवर्क है, जो भी है, लेकिन आपके पास अब आप कनेक्टेड हैं, जहाँ कहीं भी हैं कनेक्टेड हैं। टेक्नोलॉजी की बातें, ठीक है, यदि आप एक रिक्शा पुलर को देखें तो देवघर जैसे शहर में जो रिक्शा चल रहा है उसको यदि आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको समझ में आ जाएंगी टेक्नोलॉजी की बातें। एक मैनुअल रिक्शा है जो पैर से लोग चलाते हैं, मैनुअल रिक्शा को मोटराइज कर दिया गया है, उसमें बैटरी लगा दिया गया है, मोटर्स लगा दिया गया है। तो हम देखते हैं किसी शहर में वही ट्राईसाइकिल जो है, वही जो रिक्शा है वो अब मोटर से चल रहा है, उसमें पैर मारने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स उसमें एक प्रोविजन दिया हुआ है कि जब कभी भी मोटर या बैटरी जो फेल्योर है तो निश्चित तौर से उसको पैर से भी चलाया जा सकता है, ये भी प्रोविजन किया गया है। उसके बाद आज आप देखते हैं ये जो इलेक्ट्रिक से चलने वाले, ये बैटरी से चलने वाले जो रिक्शे हैं प्रदूषण कम करते हैं और वो भी चल रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बिक्री हो रहा है। वो अलग अलग कंपनियां अब आपको ये जो है महिंद्रा जैसी कंपनी ये ई बैटरी रिक्शा बनाती है। ठीक है, और लोकल जो कंपनियां हैं वो तो बनाती ही हैं। तो आप देखते हैं देवघर शहर में भी वो चीज़ है और एक बार बैटरी रिचार्ज हो गया तो 100 किलोमीटर तक वो चलता है।
ठीक है। फिर उसके बाद रिचार्जर की ज़रूरत है, रिचार्जर लगा करके फिर वो रिचार्ज कर लेते हैं जहाँ है यदि 10-20 रुपए का खर्चा है। तो अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो क्या करता है, डेली डेली उसको 80 रुपए लीटर पेट्रोल भराने की जरूरत नहीं है, डीजल भराने की जरूरत नहीं है। एक चार्जर उसकी गाड़ी में दिया हुआ है, वो जहाँ कहीं भी है, जिस किसी से भी अपना बैटरी रिक्शा चार्ज करेगा उसको हो सकता है 10-20 रुपए जो कमाया हुआ है उसमें से दे दे। तो एक अनएम्प्लॉयड यूथ को इस तरीके से कम 500 रुपए से नॉर्मल मार्केट में उनको अर्निंग हो जाती है। यदि वो रिक्शे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जैसा लिया है उसकी कुछ इंस्टॉलमेंट भी दे देते हैं और कम से कम वो 500,000 रुपए प्रतिदिन अपनी अर्निंग कर रहे हैं, जिसमें बैंक का इंस्टॉलमेंट भी हो रहा है, उनकी कमाई भी हो रही है, परिवार भी चल रहा है। हम टेक्नोलॉजी की बातें कर रहे हैं, रिक्शा से लेकर के कहाँ हम जो पैर से चलने वाले रिक्शे से आज हम कहाँ पहुंच गए हैं। ऑटो रिक्शा तो डीजल पेट्रोल वाला खूब कॉमनली आप देख रहे हैं, और ये जो है टेक्नोलॉजी आप पहुंच गया। मोबाइल की टेक्नोलॉजी को आप कंसंट्रेट करें वो भी बहुत आसान है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या करता है, हमारी जीवन शैली में बदलाव ला देता है। जब से हम आज़ाद हुए हैं और देश अपने मुताबिक चलाने लगे हैं, तो आज जो एडवांसमेंट जो है टेक्नोलॉजी में वो कंटिन्यू है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है हमारे लाइफ स्टाइल को पूरा का पूरा बदल दिया है। लेकिन यहाँ पर कहीं दिक्कत है रूरल मास के लिए, जिसके लिए हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, वहाँ पर कहीं पर सुपरस्टिशंस हैं, कुछ उनकी अपनी गहरी अवधारणाएं हैं, ठीक है। और वो ट्रेडिशनल बिलीफ से जुड़ी हुई है और वो ट्रेडिशनली बहुत डीप रूटेड है, ठीक है। तो उसको जल्दी से हम खत्म नहीं कर पाते हैं। इसके चलते क्या हो रहा है कि वो जल्दी से टेक्नोलॉजी को तो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि एक डिजिटल डिवाइड जो है रूरल और अर्बन के बीच में, एक डिवाइड जो है वो बहुत आप स्पष्ट तौर से देखेंगे। बहुत सारे लोग, नहीं बच्चा हमें ये एंड्रॉइड वाला फोन नहीं चलाने आता, हम ये छोटा वाला फोन चला सकते हैं, ठीक है ना। सो बच्चे, सो आप बताओ कि क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा ट्रेन का हमें रिजर्वेशन करना है तो क्या कुछ करना चाहिए, ये थोड़ा सा देख लीजिए। तो आप जो है उनको, बाबा ठीक है हम आपका टिकट आपका रिजर्व करते रहें, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सो आप टेक्नोलॉजी की बातें जब बताते हैं, अच्छा बेटा मेरा बॉम्बे से यहाँ वापस आने का भी टिकट कर दिया आप, तो हाँ कर दिया। आप अगर तल्ला जाना चाहते हैं, चलिए देवघर से एक ट्रेन है उसको भी कर देते हैं। तो ये जो चीजें हैं इस तरीके से हमें जिस रूप में उसको सो कनेक्ट करते हैं और उनके सुपरस्टिशंस को, उनकी बातों को कैसे हम ठीक करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन से, ये समझ में आएगा। तो सीधी सी बात कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज द मीन्स ऑफ इनहांसिंग प्रोडक्टिविटी एंड फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स के जो है उसके फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटी को जो है सो हम अपग्रेड करना चाहते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी को सो आगे बढ़ाना चाहते हैं। कैसे? ट्रांसफॉर्मिंग दिस नेचुरल रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। जो प्राकृतिक संसाधन है उसको हम यूजफुल सामान के रूप में बदल देते हैं। इट इज ऑल्सो द मीन्स फॉर इफेक्टिंग सोशल चेंज। ये सामाजिक परिवर्तन के भी मीन्स है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस तरीके से हमें काफ़ी कुछ मदद करता है। ज़रूरत है कि हमें इस चीज़ को ग्रामीणों तक समझाना, पहुंचाना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो जो है रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ चीज़ें हमें दे पा रहा है। जो मेजर चीज़ें हैं आप देखते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, बहुत कुछ करके हमें दे रहा है ग्रामीण भारत के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट स्टार्ट करके है, START, एस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट, ये स्टार्ट हो गया। यहाँ पर स्टाउस दिया हुआ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन फॉर वीकर सेक्शन, ST फॉर वोमेन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर वोमेन, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर प्रैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक नीड ऑफ SC पॉपुलेशन, empowering tribal group through science and technology, और scheme for science, this department of science for young scientists। इस तरीके से आप देखेंगे कि आज जो गांव में जो दूध का उत्पादन है, अमूल जैसी डेयरी इतना बड़ा काम करे, और गांव में भी आप देखेंगे बहुत जगह पे डेयरी आपको मिलेगा। तो वो क्या हो गया, डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसको भी हम बूस्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी से। जल्दी से दूध निकालो, मक्खन निकालो और ये इस तरीके का दूध सप्लाई करो।
फोडर डेवलपमेंट प्रोग्राम है एफडीपी, उसके बाद इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम है आईसीडीपी, फिर स्पेशल लाइव स्टॉक प्रोडक्शन प्रोग्राम है एसएलपीपी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से शो हो रहा है। ड्रॉट प्रोन एरिया के लिए डीडीपी के लिए भी प्रोग्राम है और डीपीएपी के लिए भी प्रोग्राम है। कल हम लोग बात कर रहे थे कि मॉइस्चर इंडेक्स कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, और वहां पर डीपीएपी का प्रोग्राम चालू रहेगा या डीडीपी का प्रोग्राम चालू रहेगा। मॉइस्चर इंडेक्स का कैलकुलेशन हमने बताया था आपको, P माइनस पीई डिवाइडेड बाय पीई मल्टीप्लाइड बाय 100, ये फॉर्मूला बताया था। तो मॉइस्चर इंडेक्स को आप ऐसे कैलकुलेट कर लें और देख लें कि वहां पर उस इंडेक्स के मुताबिक डीडीपी का प्रोग्राम चलेगा या डीपीएपी का प्रोग्राम चलेगा। तो ये बहुत सारी चीजें आप वहां से भी कर सकते हैं। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके बाद होल विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम है, WVDP प्रोग्राम है, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है। सब में हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन ला दिया है। अब हमारे यहाँ क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट हैं उसको मिशन मोड में रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करती है, ठीक है। और उसके लिए बनाई है द टेक्नोलॉजी मिशन फॉर ड्रिंकिंग वाटर इन विलेज एंड रिलेटेड वाटर मैनेजमेंट, ये एक टेक्नोलॉजी मिशन है। इम्यूनाइजेशन के लिए मिशन है, पोलियो, टिटनेस, कफ, कुपिंग कफ, डिप्थीरिया। आप सारी चीज़ें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही निकल कर के आ रही है, जो आज आप डिप्थीरिया और टिटनेस के टीके लगाते रहे हैं। अब ह्यूमन ट्रायल में अपने देश में है कोरोना वायरस के, उसको आईसीएमआर ने पहले कहा है कि हेल्थ के फ्रंट पर जो काम कर रहे हैं, हेल्थ वॉरियर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, उनके ऊपर पहले परीक्षण कर लिया जाएगा और वो यदि सब ठीक ठाक रहा तो उसकी सफलता को देख करके हम आम लोगों के लिए, ये बहुत लंबा स्टेज होता है एक टीका डेवलप करना, लेकिन जिस वॉर फ्रंट पर काम किया जा रहा है पूरे दुनिया में, तो निश्चित तौर से ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कंट्रीब्यूशन है। और आपको बताते हुए अच्छा लगता है, आप ही जानते होंगे कि इसराइल जो है, ब्रिटेन जो है, वो पेटेंट के स्टेज में है, ठीक है। उनके यहाँ डेवलप हो गए हैं, टेस्टिंग हो गए, अब पेटेंट जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसके अंतर्गत अब पेटेंट के स्टेज में है। तो आप उम्मीद करिए कि एक आध महीने में, 2 महीने में हमारे पास टीका होगा, तो ये जो कोरोना वायरस है उससे हम आज़ाद हो पाएंगे। लेकिन हमें सतर्कता की ज़रूरत है। हमें आज भी जब बाजार में हम जाते हैं तो हम लोग क्या करें, हम अपने संरक्षण के लिए और दूसरे के संरक्षण के लिए, ठीक है, हम मास्क जरूर यूज करें। मास्क यूज करते हैं तो क्या होता है, हम जल्दी से अपने हाथ को मुंह के ऊपर, नाक के ऊपर नहीं ले जा पाते क्योंकि वो कवर्ड है। तो यदि हमारे हाथ में वो उसके वायरस आ गए तो हम जट से अंदर नहीं ले पाते। बहुत कॉमन सिंपल ज्ञान विज्ञान है, ठीक है। अपने प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोई दवा नहीं है, तो एक दवा हमको मालूम है, सोशल डिस्टेंसिंग और ये मास्क पहनना, ठीक है। वो अपने संबोधनों में कहते रहते हैं देशवासियों को बचाने के लिए। आज हमारे पास 17-18 हजार लोग मरे हैं, लेकिन कितने ठीक हो रहे हैं, तो लगभग 60% ठीक हो रहे हैं। ये किसका कमाल है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कमाल है। वेंटिलेटर्स जो अपने देश में बनते नहीं थे, आज लो कॉस्ट वेंटिलेटर बन रहे हैं। पीपीई किट जो हम बाहर से लेते थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा हम अपने यहाँ डेवलप कर लिया। आपको जानकर ताज्जुब लगेगा कि देवघर शहर में एक ऐसे व्यक्ति मिले जो पीपीई किट के निर्माण में लगे, ठीक है। तो जरूरतें हैं, आज 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 जिस तरीके से हमारे समाज को इसकी जरूरतें हैं, उसके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये काम हो रहा है। अब आप जानते हैं कि हमारे पास जो है आईसीडीएस का प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हम क्या करते हैं, टीकाकरण का कार्यक्रम करते हैं। हमारे पास नेशनल लिटरेसी मिशन का कार्यक्रम है, हमारे पास वाइल्ड सीड मिशन है, टेलकम मिशन तो आप लोगों से बहुत बात कर चुके हैं, एसटीडी आईएसडी के पीसीओ बूथ्स, अब तो पीसीओ बूथ सब देखने को नहीं मिलते आपको, इसलिए नहीं मिलते कि आप सबके हाथ में अपना ही मोबाइल है, जो इतना का भरा दो और पूरा महीना भर फ्री में बात करते रहो, साल भर बात करते रहो, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ बातें तो आप खुद ही जान रहे हैं, हम केवल आपको पिन पॉइंट कर दे रहे हैं कि यहाँ आपके चिंतन की जरूरत है। हमारे पास एक डिस्कशन है स्पेटियल स्पेटियल टेक्नोलॉजीज एंड रूरल डेवलपमेंट। स्पेटियल से संबंधित मतलब अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित, ठीक है। इसमें जो टेक्नोलॉजी है उसको रूरल डेवलपमेंट में कैसे यूज कर सकते हैं। तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस जो है, आप बहुत बढ़िया से सब जीआईएस को सुनते हैं, समझते हैं। उसके बाद है जीपीएस, खूब आप लोग यूज करते हैं जीपीएस, हम कहाँ पर हैं, कैसे हैं, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है उसको। लेकिन आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा ऐड कर दें, ये सबसे पहले और डिज़ाइन किया गया था यूएस मिलिट्री के द्वारा, और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है डीओडी
वो उसको आज भी जो है सिविल यूज के लिए जीपीएस को वर्ल्ड वाइड प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, ये वहाँ से यूएस का है। रिमोट सेंसिंग है। रिमोट सेंसिंग के द्वारा क्या है, किसी भी रिमोट एरिया को हम सेंस करके आप उसके कैमरे से, उसके थर्मल स्कैनर से और रडार से जो है इस तरीके से चित्र ले लेते हैं कि कहाँ क्या कुछ हो रहा है, वो ले रहा है। आप अभी अपने देश के संदर्भ में बताएं तो ये जो है रिमोट सेंसिंग के द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा अमेरिका जो है अपने देश को, चाइना क्या कुछ तैयारी कर रहा है बॉर्डर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, वो सो आक्रमण करने के लिए क्या कुछ कर रहा है, कैसी तैयारियां हैं, वो यूएस की मिलिट्री जो है अपने देश को उपलब्ध करा रही है और वो सैटेलाइट के माध्यम से, रडार के माध्यम से फोटो खींचती है और हमारी सेना को उपलब्ध कराती है। ये है यूएस का कंट्रीब्यूशन और हम उससे सजग हो रहे हैं, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और यदि कुछ ऐसा मौका आया तो हम जो है उसका माकूल जवाब दे सकेंगे। ये रिमोट सेंसिंग की बात है। रिमोट सेंसिंग जो है उसकी एक बात बताएं। एक बार प्रधानमंत्री ही अपनी बात में बताते कि जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था तो उस समय के कस्तूरी रंगन जो थे उधर में थे और अब वो रिटायर हो चुके हैं, इसरो के चीफ हुआ करते थे। जो इसरो का काम है वो अहमदाबाद में, तो एक बार ऐसे आए हुए थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कहा कि हमारा गुजरात जो है बहुत सी शोर से जुड़ा हुआ है, समुद्री किनारा बहुत कुछ है, तो यहाँ मछुआरे सुबह में जाते हैं और वो मछुआरे जो है तो मछली के लिए बहुत परेशान होते हैं और दिन भर घूम करके चले आते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता और उनको मछली नहीं मिली तो उनका उस दिन का जो है तो पूरा दिन बेकार चला गया। तो ये तो जाते हैं डीप सी में मछली मारने के लिए और इनको पता नहीं कि मछली का जमावड़ा किधर है आज। ठीक है, वो तो अपने स्थान बदलते रहती है। तो ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। इसरो के चीफ को उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ कर सकते हैं, इनके लिए फोरकास्ट कर सकते हैं आज जो है सो मछली का जमावड़ा अमूमन इतने से इतने समय में सो इस जगह पर रहेगा। तो मछुआरे को यदि ये सूचना मिल जाए तो वो जाएंगे और वो उधर जो है कुछ मछलियां पकड़ के लाएंगे और लोकल मार्केट में बेच करके अपना अर्निंग्स करेंगे। ये है रिमोट सेंसिंग। ठीक है ना। रिमोट एरिया मतलब सुदूर जो क्षेत्र है उसमें ये सेंस करना कि वहां क्या कुछ गतिविधि चल रही है और उसके लिए हम सैटेलाइट को यूज करते हैं, रडार सिस्टम को यूज करते हैं, थर्मल स्कैनर को यूज करते हैं, तो हमारे को वो पिक्चर मिलता है और उसको एनालाइज करके हम बता सकते हैं। आज जानते हैं आप इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है कितना जबरदस्त हमारे लिए सो काम किया है। जो उड़ीसा के तूफान अम्फन और जो बंगाल में जो तबाही हुई उसके लिए सूचनाएं सो हमें दे पाया, सो समय लोगों को विस्थापित कर दिया, वहाँ से सेफ कैंप में दे दिया, उसके लिए हजारों जिंदगियां बच गई। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस को देखें। लेकिन क्या हो रहा है, दिक्कत ये है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसके यूज को रूरल एरियाज में हमें सो दिक्कत में डालते हैं। जैसे कुछ कम्प्लेक्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये हमें नहीं चलाने आता, कैसे कैसे आप बच्चा चला पाते हो, हम तो नहीं चला पाते हैं, हम बूढ़े लोग हैं ना, हम उतना सीख नहीं पाते, तो उसकी जो जटिलता है, टेक्नोलॉजी की जटिलता है। हमारी कुछ सोशो कल्चरल और इकोनॉमिक जो बातें हैं वो भी उसके साथ कंपैटिबल नहीं होता है, तो इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है। ठीक है ना। हमारे सामाजिक और आर्थिक ढांचे में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ सांस्कृतिक बातों में ऐसी बातें हैं जिसके चलते हम उसको सो अपने साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं। नॉन एक्सेसिबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, कभी कभी क्या है ना, इंटरनेट पर दुनिया का भंडार है, इतना पढ़ाई लिखाई सारा सब कुछ चल रहा है, आप अपने गांव में हैं और इंटरनेट जो है वो संकट किया हुआ है, आपका नेटवर्क आ रहा है जा रहा है, आप वहां से जुड़ रहे हैं कट रहे हैं। ठीक है, ये संकट चल रहा है। ठीक है, सो हमें थोड़ा सा तो इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। लेकिन आज क्या हो रहा है कि ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, ई हेल्थ, ई एजुकेशन, ई क्राइम, ये ऐसे पोर्टल डेवलप हैं। ठीक है ना। और सभी थानों को सीसीटीएन नेटवर्क के जरिए से जोड़ा जा रहा है, चाहे गांव का रिमोट में थाना हो उसको भी जोड़ा जा रहा है। तो क्राइम के नेटवर्क को हम बस इतना मजबूत कर रहे हैं कि कहीं से कोई अपराधी को हम तुरंत में पता कर लें कि किधर भागा, किधर गया, किस थाना से। ठीक है, ये होम मिनिस्ट्री का नेटवर्क तैयार हो रहा है। ठीक है। सो ई नाम का जो मार्केट हम आपसे चर्चा करते रहे, ई पोर्टल पर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है जो रूरल मास को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी बाजार से जोड़ देता है। लेकिन टेक्नोलॉजी क्या है, उसके लिए इंटरनेट चाहिए। ठीक है। जो लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटी थी उसके लिए अब ई नैम तो एक सॉल्यूशन के रूप में है। जायसवाल और आर्या का एक
रिसर्च पेपर है 1981 का है। तो वो बोल रहे हैं क्या कि ट्रांसफर ऑफ फार्म टेक्नोलॉजी, जो कृषि की जो तकनीक है इन इंडिया एंड ओवरव्यू, इस पर एक उनकी किताब है। वो बोलते हैं कि ये फैक्टर्स हैं जिसको क्लासिफाई उन्होंने किया है फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, नई जो तकनीकी है। क्लाइंट सेंटर्ड फैक्टर्स जो हैं, कास्ट, क्लास, एज, एजुकेशन, नॉलेज, एटीट्यूड, वैल्यू ओरिएंटेशन, सोशल स्टेटस, ये क्लाइंट सेंटर्ड फैक्टर्स हैं, जो क्लाइंट है, जो यूजर है उसका। उसके बाद है क्लाइंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जो क्लाइंट है, यूजर जो है उसके लिए इन्वायरमेंट का फैक्टर क्या है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनका फार्म साइज कितना बड़ा है, वहाँ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन की उपलब्धता जो है। तीसरा एक बताते हैं टेक्नोलॉजी का फैक्टर, मतलब कॉस्ट है, प्रॉफिटेबिलिटी है, कंपैटिबिलिटी है। ई नाम के मार्केट पर जाएं और इतना उसका प्रोडक्ट नहीं है कि वो बेच सकें, जितना वो इंटरनेट, जितना वो कंप्यूटर जो कुछ भी इस्टेब्लिश करें उसका ही खर्चा जो है बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है। कम्युनिकेशन फैक्टर्स जो है, फिजिकल एक्सेसिबिलिटी जो है, मीडिया का एक्सपोजर जो है, ठीक है, कंटैक्ट विथ एक्सटेंशन एजेंसीज, ये सब जो है ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड फैक्टर है। और अदर वेरिएबल्स हैं, प्राइसिंग पॉलिसीज है, वो रिलेटेड टू इनपुट और आउटपुट, ये चीज़ भी उनको तो समझाना पड़ेगा। ई नाम के पोर्टल पर प्राइसिंग कैसे किया जा रहा है, ठीक है, आप कैसे अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रैटी कुछ बनानी पड़ेगी इसके एप्लीकेशन के लिए, जिससे साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट में जो है सो हम अप्लाई कर सकें। तो निश्चित तौर से हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटे स्तर पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ग्रुप रूरल एरियाज में बनाना पड़ेगा, जो ऐसे लोग जो उसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं और जो उसके यूजर हैं, उनके जरिए हम इन फायदों को बताएंगे। ठीक है। तो अर्बन सेंटर्ड जो ग्रुप होता है वैसा ही उधर रूरल ग्रुप बनाएंगे। ये क्या करेगा, इनकरेज करेगा क्रिएटिविटी और इनोवेशन, एवरीडे साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटीज है, ये इसको तो लोगों को बताएगा। देखिए ना क्या है, आपका पैसा तो मोदी जी ने भेज दिया है, प्रधानमंत्री ने भेज दिया है, अभी गरीब कल्याण जो योजना है उसमें सबको पैसे भेज दिए गए हैं, वो पैसे पैसे के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा जो है, चलिए ना वो जो कॉमन सर्विस सेंटर है उस वहाँ जा कर के तो ले सकते हैं, बैंक का जो ग्राहक सेवा केंद्र है वहाँ जा कर के आप ले सकते हैं। आपको बैंक तक जाने की जरूरत नहीं है, ये कोरोना के टाइम में इतना ट्रैवल नहीं करना है, गाड़ी घोड़े नहीं चल रहे हैं, लेकिन पैसे आपको जो भेजा गया है, तो क्या किया गया, सारे लोगों का इंक्लूजन किया गया बैंक के जरिए, और आज बैंक अकाउंट में उनको पैसे भेज दिए गए। ठीक है। अब वो अपना जीवन बसर कर रहे हैं इस संकट के समय में। तो ऐसे लोगों को टेक्नोलॉजी का लाभ देखें कैसा हुआ, आपके अकाउंट का तो पता है भारत सरकार को, और भारत सरकार आपके अकाउंट में भेज दी, झट से पैसा ट्रांसफर हो गया। ठीक है। बिहार में नीतीश कुमार ने भेज दिया, यूपी में जो योगी जी हैं उन्होंने भेज दिया, ठीक है, अपनी झारखंड सरकार ने भेज दी। तो इस तरीके से जो पैसे हैं गरीबों के खाते में चले गए, और वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो क्या कर रहे हैं, ग्राहक सेवा केंद्र से अपना वो निशान लगा करके आधार कार्ड से जा करके वो पैसे निकाल ले रहे हैं। सो टेक्नोलॉजी का इस तरीका का एप्लीकेशन समझाना पड़ेगा जनरल पब्लिक को, यूथ को, वुमेन को, और ये क्या कुछ कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको सुविधाएं दे रहा है ये बताना पड़ेगा, तो उनको समझ में आता है। जब उनको 2000 रुपये वहां से निकल करके मिलता है सीएससी से, कॉमन सर्विस सेंटर से, तो उनको समझ में आता है। ठीक है, कि आधार कार्ड लेके गए थे, पैसे निकल गए। ठीक। तो अब ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी को तो बढ़िया से वो भी समझ रहे हैं, इस तरीके से करना पड़ेगा, ऑनर करना पड़ेगा साइंटिस्ट को, टेक्नोलॉजिस्ट को। ठीक है। और 28 फरवरी को विज्ञान दिवस है, तो इस चीज़ को प्रमोट करना पड़ेगा कि विज्ञान की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ को अब अफेक्ट कर रही है। आपका बच्चा अमेरिका में कैसा है, वहाँ से कब वो वंदे भारत योजना के अंतर्गत वो यहाँ पर फ्लाइट उसको मिल पा रहा है, कब आएगा, ये देवघर कैसे पहुँचेगा, या आपके घर कैसे पहुँचेगा, आपका बेटा, आपका बच्चा, आपके पतिदेव, ठीक है, आपके भाई, जो कोई भी हैं वो बाहर में है जहाँ बहुत ज़्यादा लाखों लोग मर गए हैं, 1.25 लाख से ऊपर अमेरिका में कोरोना से मरने वाले लोग। ठीक है। तो अभी तक में तो आप बताइए कि वहाँ से सारे लोग छोड़ना चाहते हैं, और जल्दी से भारत सरकार की जो योजना चल रही है, जो फ्लाइट चल रही है, उसका चौथा चरण चल रहा है वंदे भारत मिशन का। फ्लाइट में वहाँ एम्बेसी से आप कनेक्ट कर हो जाएं, और आपको कब निकलना है वहाँ से वो सुविधा मिल जाएगी। तो ये भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, और इसके जरिए क्या हो रहा है, DRDA जुड़ा हुआ है, ग्राम पंचायत जुड़ा हुआ है, कापार्ड जो है, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, ये जो है सो
रूरल मास से कनेक्ट हो पाते हैं और उनके लिए आप कहाँ पर मेला आयोजित कर रहे हैं, कहाँ एग्जीबिशन कर रहे हैं, ये उनको बताया जा रहा है और उनको इनविटेशन मिल जा रहा है मोबाइल पर और वो अपना सामान उमान लेकर के मार्केटिंग करने के लिए पहुंच जा रहे हैं। सो इस तरीके से एक आज की जो दुनिया है, टुडेज वर्ल्ड ऑफ rapidly developing sophisticated technologies, appropriate technologies. So only we have to opt the technology and use the technology. So that is the thing with the science and technology in rural development. So I think this all discussion will enhance your knowledge, skill, and aptitude for science and technology in rural areas.